हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं RWA की वेबसाइट पर RRB NTPC का मॉक टेस्ट, जो कि 4 मई 2025 को अपलोड किया गया है। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले डिस्क्लेमर लगा दूं, आप इसको एज अ सॉल्यूशन देखें। आप इसको ये देखें कि ये मॉक का सॉल्यूशन है। ठीक है। आप इसमें मेरे नंबर्स पे ध्यान ना दें कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मेरे कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। आप इसको एज अ सॉल्यूशन देखें। आप क्वेश्चंस को करने के तरीके देखें। ठीक है। क्वेश्चन की अप्रोच देखें, बस इससे ज़्यादा आप ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान ना दें। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मैंने पहले से ही सॉल्व किया हुआ है या पहले से ही आंसर देखा हुआ है, तो आप इस बात को मानते हुए ही वीडियो देखें। ठीक है। आपकी संतुष्टि अधिक आवश्यक है। ठीक है ना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। उससे पहले, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख क्या सकते हैं, अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचा सकती हैं, वो आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट। लो जी, एरर आ गया इसमें, तो रिफ्रेश करते हैं इसको। चलिए, एग्री एंड कंटिन्यू। चलिए फुल स्क्रीन करते हैं। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा ये नकली वाला मार्कर आएगा, ये मार्कर तब काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। स्क्रीन पॉज होने के बाद ये मार्कर चलता है। ठीक है ना। इस वजह से स्क्रीन पॉज होने की वजह से आपको यहाँ पे ये टाइम रुका हुआ दिख रहा होगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है, टाइम बैकएंड में चल रहा है। क्योंकि स्क्रीन पॉज हो गई है इसलिए आपको ये रुका हुआ दिख रहा है। जैसे ही मैं अपना मार्कर हटाऊंगा, ये टाइम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। और इसको भी आप जिस मर्जी तरीके से समझें, आपकी इच्छा। बाकी दूसरे तरीकों से ना ही समझे तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें इंग्लिश हिंदी का कोई पंगा नहीं है। इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। जिस मर्जी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। और इन्होंने एक चीज़ और अच्छी की हुई है कि इसको सेक्शनल डिवाइड कर रखा है। ठीक है। अलग अलग सेक्शन को अलग अलग दे रखा है। ठीक है ना। तो टेक्स्ट बुक पे ये देखने को नहीं मिलता, मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो ये तो अच्छी बात है। शुरू करते हैं चलिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का। इसमें आपको करना क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस में सबसे पहले आप देखिए पहले से पहले का लिंक, फिर फर्स्ट से लास्ट का लिंक। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ों को आप देखेंगे। ठीक है ना। तो आउट स्टे को कैसे लिखा जा रहा है, ऐसे लिखा जा रहा है। तो ओ से ए पे जाना है। ओ से ए पे नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। फिर यू से ओ, डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पहले लास्ट से चेक करेंगे इसको। ओ से वाई, ओ से वाई भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और फिर यू से यू प्लस ज़ीरो, टी से टी प्लस ज़ीरो, एस टी, एस टी, ऐसा कुछ ऐसा लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। तो इसको अगर हम तीन पार्ट, एक दो तीन चार पाँच छः सात हैं, ये ऐसे ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड करें, ओ पी क्यू आर एस टी यू, एक सेकेंड, ये यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ सेम ही ये है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है शायद ये सेम सारे अल्फ़ाबेट्स हैं ना, आपको देखो। हाँ ये सारे सेम है, ए बी सी डी एफ जी एच आई ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ये सारे सेम ही अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिए हुए हैं और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं। ठीक है। मतलब अगर ये सारे शब्द ठीक से यहाँ पे दिख रहे होते ना, मतलब अगर इनको तीन तीन के पेयर में या फिर आगे पीछे किया होता तो समझ में आ जाता, बट ये पहली बार में दिख नहीं रहा है ऐसे, है ना। यही सारे अल्फ़ाबेट्स हैं बट पहली बार में समझ नहीं आ रहा कि यही वाले अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है। बट आपको पहले से पहले का लिंक देखना है, फिर पहले से लास्ट का लिंक देखना है। उसके बाद आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आप इसको भी कंसीडर करें कि ये सारे अल्फ़ाबेट्स को ही तो इसने आगे पीछे करके नहीं लिख दिया है। ठीक है ना। तो ये सारे लॉजिक्स आप प्रायोरिटी के हिसाब से लगाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है ना। चलिए, पहले क्वेश्चन को ज़्यादा समय दे दिया हमने। इसको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है। तो आप ऑप्शन से चेक करिए, इसको बनाने मत बैठिए, ऑप्शन से चेक करिए। जी के बाद यू है, तो यू के बाद आर आता है या आर के बाद यू आता है, तो पहला ऑप्शन खत्म। आर के बाद यू आता है ना, तो आर पहले आना चाहिए था, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही नहीं है। उसके बाद सेकंड ओ पी क्यू आर एस, देखो जी तो पहले आना चाहिए था, जी पहले ही नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन खत्म। जी तो ओ से पहले आता है ना, खत्म। जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये वाला सही ऑप्शन। इसमें सारे क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बाकी इसमें भी चेक कर सकते हो आप।
GUO। देखो ओ जो है वो यू से पहले आता है, तो ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे भाई, देखें। पहले ये देखो कि एक जैसे शब्द कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ ABX। ये देखो ए बी दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, ABX। ABX अगेन यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। और ABXX एक और बार एक्स आ जाएगा और एक और बार एक्स आ जाएगा। ABXXD। ठीक है, ABXXD बिल्कुल सही बन गया ना। ये ABXXD दिख रहा है और ये भी ABXXD दिख रहा है। तो इस हिसाब से अब लगा के देखते हैं इसको। तो पहले वाले में एक्स आना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। ठीक है, दूसरे वाले में भी एक्स आना चाहिए, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीसरे वाले में भी एक्स आना चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, सेकंड लास्ट में भी एक्स आना चाहिए, ये दिख रहा है आपको। ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इस सवाल को कर सकते थे आप। चलिए इसमें क्या करना है, दो साइन को चेंज करना है और फिर बताना है कि कंडीशन, ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। प्लस और माइनस को चेंज करने से पहले सबसे पहले आप ये देखेंगे कि डिवाइड कहाँ पे है। डिवाइड यहाँ पे है, और डिवाइड को पहले चेक करना है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ पे देखा 2×5 = 10, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो बाकी प्लस माइनस चेंज कर सकते हो आप। तो 5, माइनस लगाना है प्लस की जगह 8, प्लस लगाना है माइनस की जगह 30, इंटू 2×5 = 10, 5। ये 150 आ जाएगा। और 150 में 8 5 कुछ भी जोड़ दो, 240 तक तो नहीं बनेगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड अगेन, इंटू और माइनस को छेड़ना है, तो डिवाइड नहीं छेड़ रहे यानी कि डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 + 8, माइनस की जगह इंटू 30 और इंटू की जगह माइनस 2×5 = 10, 5। ठीक है, 8×3 = 24, 240 और -5 + 5 खत्म। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज को मोड़ना है। देखें भाई, कागज को मोड़ें तो अगेन सबसे पहली चीज, जब भी कागज को मोड़ के खोलते हैं तो उसमें मिरर इमेज बनती है। ठीक है ना। तो ये जैसे इसने ऊपर से नीचे मोड़ा तो ये ऐसे खुलेगा ना, तो मिरर इमेज बनेगी। ठीक, ये सेम यहाँ पे बनेगा मिरर इमेज के रूप में। यहाँ पे मिरर इमेज बन रही है, नहीं खत्म। यहाँ पे मिरर इमेज है, नहीं खत्म। यहाँ पे है, बिल्कुल है, यहाँ पे है, नहीं। मिरर इमेज में एक जैसा कैसे दिख जाएगा, ये एक जैसा नहीं दिख सकता ना, ऐसा दिखना चाहिए आमने सामने। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें मिरर इमेज दिखाई दे रही है आपको, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन अगेन। इनइक्वालिटी में क्या होता है आपको मैंने बार बार बताया, एक और बार बता देता हूँ। ये जो गेट होता है, ये डोर होता है, जब इधर से आप इधर तो जा सकते हो, ऐसे इधर से इधर जा सकते हो। बट यहाँ से ये जो डोर है ना, ये बंद है, इधर से तो खुल रहा है, इधर से बंद है, तो आप इधर से इधर नहीं जा सकते। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आई से सी की तरफ जाना है, तो आई से सी की तरफ, बट ये ध्यान रखना है कि इस डोर के नीचे ये भी इक्वल टू का साइन है। तो इक्वल टू का साइन छूटना नीचे बीच में रास्ते में। तो आई से सी की तरफ जाएंगे, आई से सी की तरफ जा रहे हैं, बट यहाँ पे इक्वल टू का साइन छूट गया ना, टी की तरफ यहाँ पे नहीं है इक्वल टू का साइन। तो ये वाला कंक्लूजन ठीक नहीं होगा। के से सी की तरफ जाना है, तो के से आई, आई से टी, टी से सी, बिल्कुल सही। तो सेकेंड वाला ठीक है, जा सकते हैं। तो केवल सेकेंड अनुसरण करता है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या शिक्षण संस्थानों में छात्र संघों के लिए चुनाव होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसके तर्क बताने, क्या ठीक है या नहीं। हाँ, चुनाव कराना महत्वपूर्ण है ताकि प्राधिकारियों द्वारा छात्रों के अधिकारों और शिकायतों को सुना जा सके। बिल्कुल सही है, इसीलिए चुनाव कराए भी जाते हैं। ठीक है। नहीं, यह शैक्षिक वातावरण को बाधित करता है और इससे संस्थानों में अराजकता और हिंसा फैलती है। बात तो बिल्कुल सही लिख दी इसने। ये होता है ये कॉलेज के टाइम पर होता तो बिल्कुल है। जो किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता बल्कि और अधिक विवादों को जन्म देता है। मेरे हिसाब से तो यार बिल्कुल पहले वाले से ज्यादा दूसरी में स्टेटमेंट ठीक है। तो दोनों ही होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। हालांकि नेगेटिव कंक्लूजन से बचना चाहिए जब ऐसा इशू हो तो। वातावरण को बाधित करता है और इससे संस्थानों में अराजकता और हिंसा फैलती है, जो किसी भी समस्या का समाधान नहीं करती। बिल्कुल सही कह रहा है यार, दोनों ही सही है मेरे हिसाब से तो। और दूसरा वाला ज़्यादा ठीक है भाई, अगर रियलिटी में देखा जाए तो हमने देखा है ना कॉलेज में ये फालतू चीज़ें ही चलती हैं। चिंपैंजी, भालू और पशु। तो भालू और चिंपैंजी दोनों ही पशु हैं, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। पशु के अंदर ही आ रहे हैं ना दोनों। लो, ये तो इजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिक्शनरी का क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट में से एक ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए पहले क्या है, 1 5 2 1, तो 1 2 5 में से पहले कौन सा आएगा ये चेक करना है। 1 2 5 में से पहले कौन आएगा, PARA तो ये तो नहीं आएगा। 1 2 में से PARA D और L और D में से पहले कौन आएगा, एक आएगा, तो ये सेकंड वाला खत्म। तो एक आएगा, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो 3 और 4 में से चेक करो इन दोनों में से पहले कौन आएगा। PEA R और N पहले आएगा ना R से, तो ठीक है। तो फोर्थ पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सिलॉजिज्म का क्वेश्चन। कुछ थैले कलम है, तो कुछ थैले, ये थैले, इनमें से कुछ क्या है, कलम है, ठीक है। सभी कलम बक्से हैं, तो ये सारे कलम क्या हैं, बक्से के अंदर आते हैं, ठीक है। सभी थैले पुस्तक के हैं, तो भाई थैलों को लेना है, बस सारे थैले ऐसे करके ले लेना, ये किस में है, पुस्तकों में, ये पुस्तकें हैं, ठीक है। कुछ पुस्तकें बक्से हैं, कुछ पुस्तकें बक्से हैं, बिल्कुल ये रहा ना, बिल्कुल पहला निष्कर्ष सही है। कुछ बक्से बक्से थैले हैं, कुछ बक्से थैले हैं, बिल्कुल ये वाला ही पार्ट है ना जो सबको कनेक्ट कर रहा है, ये भी ठीक है। कुछ पुस्तकें कलम है, तो कुछ पुस्तकें कलम है, बिल्कुल ये रहा ना पार्ट, तो तीनों ही सही है, ठीक है। तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी देखें इसको। तो ये वाली बड़ी संख्या है, तो मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों से ये बन रहा होगा, ज्यादा चांसेस इसके हैं। तो 7 3 10, 10 में से एक गया, 10 और 1 11, 9 और 4 13, 13 में 10 जोड़ दिया। अब 10 क्यों जोड़ा, नहीं बता। 7 या 21, 21 में से 10 गया तो 11 बचा। 9 चौक 36, 36 में से 10 गया तो 26 बचना चाहिए। ये भी कोई लॉजिक नहीं हुआ। 7 और 11 18, 7 और 11 18, 3 6 18, तो 3 गुना 6 18, ठीक है। 23 और 4 27 और 9 तिया 27, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि इसने इन दोनों को जोड़ के इसका मल्टीपल दे रखा है, अब 3 के इंटू 6 से किए और 9 के इंटू 3 से किए, तो 3 से क्यों किए या 6 से क्यों किए। बट ये तो तय है ना कि बीच वाले का मल्टीपल है दोनों का सम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूं कि 11 में मैं क्या जोड़ूं चारों ऑप्शन में से, एक बार चेक करके देखता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या जोड़ूं कि वो 7 का मल्टीपल हो जाए, तो पहला ऑप्शन है 59, 60 और 10 70, 70 हो जाएगा, वो 7 का मल्टीपल है, तो ये हो सकता है आंसर। 71 और ये कितना हो जाएगा, 82, 7 का मल्टीपल नहीं है। ये दोनों सेम, ये दोनों दोनों ऑप्शन सेम क्यों दे दिए भाई, ऐसे ना करो। 63, तो 60 70 और 4 74 भी 7 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है। इसने क्या किया है, हमने क्या मतलब हमने क्या लॉजिक लगाया है कि ये दोनों प्लस करते हैं तो ये बीच में 3 का मल्टीपल आ रहा है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये 9 का मल्टीपल आ रहा है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 का मल्टीपल आना चाहिए, इस हिसाब से तो 59 होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखेंगे क्या लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जल्दी से काउंट करेंगे, जितने भी बैठेंगे उस हिसाब से देख लेंगे। 1 2 3 4 5, एक ये पूरा 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक पूरा ये 6, ठीक है। 7 8 9 10, एक ये पूरा वाला 11, 11 12 13 14 15 और एक ये पूरा 16, है ना। 16 तो हो गए, और भी दिख रहा है क्या कुछ। 16 तो दिख रहे हैं, ऑप्शन भी है 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो भाई 16 इसमें दिख रहे हैं, तो 16 के साथ हम जाएंगे, ठीक है। काउंट करके देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, पहले एक फिगर है, फिर 2 है, फिर 3 है, अब 4 आने चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन तो खत्म, 4 नहीं है इसमें, इसमें 4 है, हो सकता है इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें 5 है, ये खत्म। तो इसमें सीधे सीधे हैं, तो आई थिंक सीधे सीधे ही 4 होने चाहिए ना, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको।
तो 25 42 ये सब है। तो एक बार डिफरेंस देखें इनका, क्योंकि ज़्यादा गैप वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, वरना मल्टीपल का लॉजिक लगाते। तो 25 से 42 तो कितना हो जाएगा, 30 40, 5 और 2 17, ठीक है। 30 40 2 42, ठीक है। और इसमें कितना बचेगा, 5 6 में से 4 गया 2, 25। और इसमें कितना हो जाएगा, 70, 30 31 और 3 34, ठीक है। और यहाँ पे 44, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का है भाई इसमें, 5 और 3 8 का डिफरेंस है, 5 और 4 9 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस है, तो आगे 11 का डिफरेंस आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और इसमें 55 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 और 200। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक कोई लॉजिक है, सेम लॉजिक पहचान के ऑप्शन चुनना है, उस लॉजिक पे कौन सा ऑप्शन होगा। 16 और 4 और 80, 16 पंजे 80 होता है, तो 4 से 1 ज़्यादा हो सकता है इसने, 4 से 1 ज़्यादा में मल्टीप्लाई कर दिया हो। तो 6 पंजे 30 नहीं, 13 6 71 बिल्कुल सही लॉजिक मिल गया हमें। बिल्कुल 11 8 88 नहीं, 5 30 नहीं, ठीक है। ये लॉजिक हमारा लग रहा है। अगर इन्होंने आंसर नहीं दिया तो हम इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिक तो सेम लग रहा है ना, 16 पंजे 80, 13 6 71, सिंपल। चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखें, क्या बताना है ये बताना है। एम जे से किस प्रकार संबंधित है, तो जे इंटू के। जे इंटू के का मतलब है ए बी की बेटी है, तो जे जो है बेटी है किसकी, बी की। बी मतलब के की बेटी है, ठीक है। के प्लस एल ए बी का पिता है, तो के पिता है एल का, तो एल इसका कोई भाई या बहन होगा, ठीक है। एल डिवाइडेड बाय एम ए बी का पुत्र है, तो एल जो है वो पुत्र है बी का, तो बी कौन है यहाँ पे, एम है। तो ये पति पत्नी होंगे दोनों, ठीक है। यहाँ पे कौन है, एम। तो पूछे क्या, एम जे से किस प्रकार संबंधित है, तो जे का संबंध एम के साथ क्या है, माँ है एम। एम जे से किस प्रकार संबंधित है, माँ। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। देख रहे हो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है आंसर, इसलिए हम तुक्का भी लगाते हैं तो सी ऑप्शन पे लगाते हैं। टाइप को इस तरीके से लिखा जाता है, एम ओ एन को ये लिखा जाता है, तो फ्रॉम को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से इनकी प्लेस वैल्यू को काउंट करेंगे, सम करेंगे उसको। टी वाई को लिखते हैं 25, आर एस टी 18, ई को 5, 10 8 18, 1 2 3 2 5 और 1 6। 68 को क्या लिखा है इसने, 70, हो सकता है +2 कर दिया हो। एम ओ एन को देखो, एम कितना होता है 13, ओ होता है 15, एम एन होता है 14। तो ये तो 14 का एवरेज हो गया, 14 या 42, 42 हो गया इसका सम। और 2 लिखा है एक्स्ट्रा प्लस करके, बिल्कुल सही। तो इसी तरीके से फ्रॉम को लिख देंगे, एफ आर ओ, और एम कितना होता है 13। 8 6 14, 14 5 19, 20 और 2 22, 2 3 4 5, 52, 52 + 2 54, ऑप्शन नंबर डी। 8 से 14, 14 और 6 20, तो 22, 2 3 4 5, ठीक है। 52 और 2 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो कैसे आप बताएंगे, पहली बात तो इस ट्रायंगल को ऐसे बना देंगे, पूरा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों में से देखना है। एक साइड में गोला बन रहा है, एक ऐसे गोला बन रहा है, तो अगर इसमें एक ऐसे गोला बन रहा है, देखो यहाँ पे एक ऐसे गोला बन रहा है तो एक साइड में बन रहा है। इसी तरीके से अगर इसमें एक ऐसे बन रहा है तो एक साइड में बनना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पे साइड में बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा। बट यहाँ पे कट लग रहा है इस गोले में ऐसे करके, ये कट है ना, तो कट तो इस गोले में भी आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बट ये ऐसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिर ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ से आना ज़रूरी है इसको, इसलिए ये साइड में ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोलाकार मेज है भाई, कोई 6 लड़के गोलाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और गोलाकार मेज है, तो मेज बना दो जल्दी से। और 6 लड़के हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एम के जो कि एफ के सामने बैठा है, के दाई से दूसरे स्थान पे, एम जो है एम के के दाएं से दूसरे स्थान पे, ठीक है। एम के बारे में इसने बता दिया, जो कि एफ के सामने बैठा है के, यानी एम के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो के दाएं से दूसरे स्थान पे एम। और के क्या है, के जो कि एफ के सामने बैठा है, तो के जो है वो एफ के सामने बैठा है, ठीक है। एल और ओ एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एल और ओ,
देखो ये वाली जगह तो आमने सामने नहीं बैठ सकते, यहाँ भी आमने सामने नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पे आमने सामने बैठे होंगे क्योंकि दोनों जगह खाली है। तो एल और ओ, तो या तो एल यहाँ बैठेगा, ओ यहाँ बैठेगा, ऐसे करके इन दोनों में से एक ही बैठेगा इधर उधर। आगे क्या बोला, एफ के समीप ना तो एल और ना ही आर बैठा है, तो एफ के समीप अगर एल नहीं है तो ओ यहाँ पे होगा और एल यहाँ पे होगा, ठीक है। और एफ के समीप आर भी नहीं है तो आर वैसे भी यहाँ बैठ जाएगा, एक जगह बची। आर के सामने कौन बैठा है, एम। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने, इंग्लिश में भी पढ़ लो भाई। क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें डायरेक्ट। क्वेश्चन बोला इसने, कौन सा अक्षर उन लंबे और काली आंखों वाले लड़कों का निरूपण करता है जिनके बाल भूरे नहीं है। अब मैंने इसमें सबसे पहले भूरे बाल का देखूंगा क्या है। भूरे बाल वाले व्यक्ति कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, आयत। तो यानी कि इसमें आयत को हटाना है, बाकी सबको कॉमन लाना है। तो अगर मैं आयत को हटा दूं तो ये सी जो है ना, सी आयत में नहीं है बाकी सब में है, तो सी आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। इस तरीके से स्मार्टली आपको करना है इसको। इसने कहा है बस भूरे बाल वाला नहीं होना चाहिए, बाकी सबको दे दिया इसने, तो भाई भूरे बाल वाला आयत है वो मैंने हटा दिया, बाकी सी है जो सी, वो सब का प्रतिनिधित्व कर रहा है, सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उन लंबे और काली आंखों वाले लड़के, तो लंबे और काली आंखों, लंबे व्यक्ति कौन है, त्रिभुज, तो त्रिभुज। और व्रत क्या है, काली आंखों वाले व्यक्ति, तो व्रत। और कुछ देर कैसे, वर्ग क्या है, लड़का। तो यानी कि इन तीनों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, वर्ग में भी आ रहा है और सर्कल में भी और त्रिभुज में भी आ रहा है, वो सी है। और आयत से बाहर होना चाहिए, सिंपल। यही सेम चीज जो आपको समझाई है वो मैंने 2-3 सेकंड में कर दी थी। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने भाई, स्टेन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। स्टेन है कोई उत्तर दिशा, हमेशा याद रखना है कि सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होता है, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ठीक है। तो स्टेन उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू करा 70 मीटर चलने के बाद, तो ये 70 मीटर चल चुका है। चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो दायां सीधे हाथ की तरफ होता है, उल्टा बायां होता है, बाईं तरफ मुड़ा और 35 मीटर सीधे चला, तो ये 35 मीटर चल चुका। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो दायां बायां, बायां इधर मुड़ा 30 मीटर चल रहा है। ये ध्यान रखना कि इसके सामने 70 मीटर की दूरी है, 30 मीटर इससे कम होगा ना, बिल्कुल। अब वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, तो दायां बायां, बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर, यानी कि बिल्कुल ऊपर जितनी दूरी चलेगा, जितनी ऊपर है ना 35, इतनी ही चलेगा। 35 मीटर दूरी तय करता है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में। देखो यहाँ से, हाँ छींक आ गई, इतनी गर्मी में छींक क्यों आ रही है भाई। तो ये क्या बोल रहा था, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो ऊपर नॉर्थ की साइड में, पहली बात तो दूसरी डायरेक्शन वाले ऑप्शन खत्म। और कितनी दूर है, ये 30 हो गया और टोटल 70 है, तो ये 40 बचा ना डिस्टेंस, तो 40 मीटर उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा है। वी वर हैप्पी को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बताना है। तो यू आर हैप्पी, वी आर गोइंग, शी इज गोइंग, यू वर को ऐसे लिखा जा रहा है। तो इस बार इसने थोड़ा टाइम टेकिंग दे दिया क्वेश्चन, तो एक एक करके हमें सबका कोड निकालना पड़ेगा। देखो यू वर यहाँ पे लिखा है और हमें वर चाहिए, तो वर और कहीं लिखा है क्या, वर और कहीं लिखा है नहीं, तो वर इसमें होगा और वो कहीं नहीं होगा। या फिर ऐसे देख लेते हैं, यू यहाँ पे है, यू कहाँ पे है, यू यहाँ पे है, तो इसमें टी ए और के ए में से क्या है, टी ए यहाँ पे है और यहाँ भी है। इट मीन्स कि यू का कोड टी है तो वर का क्या हो गया, के ए। ठीक है, तो के ए इसमें किस किस में, पहले ऑप्शन में है, दूसरे में नहीं है तो आंसर हो नहीं सकता, इसमें है, और चौथे में भी नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या देखना, वी देखना, वी। तो वी, डब्ल्यू ई, वी आर गोइंग, तो हमें चाहिए वी और हैप्पी। हैप्पी कहाँ पे है? यहाँ पे है। यू का कोड हमने देखा टी ए है, यू का कोड टी ए हो गया। और आर हैप्पी, तो आर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे सी ए है, यहाँ नहीं है, डी ए यहाँ पे है, नहीं है, जी ए, जी ए, बिल्कुल सही। आप समझ पा रहे हो, हैप्पी का हमें पता चल, सॉरी यू का हमें पता चल गया था कि टी ए है। अब ये दो कोड बचे थे, यू, सॉरी आर और हैप्पी के दो कोड बचे थे, और यहाँ पे देखा हमने आर यहाँ पे भी है, तो जी ए यहाँ पे है और जी ए यहाँ पे भी, तो आर का हो गया जी ए। ठीक है, जी ए, सॉरी जी ए जो है वो आर का हो गया। तो हैप्पी का चाहिए ना हमें, तो हैप्पी का क्या बचा, एस ए बचा, तो के और एस ए, तो के ए और डी ए और जी ए, के ए डी ए और एस ए। देखो एस ए यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, खत्म काम, अब आगे और चेक ही मत करो। एस ए हमें चाहिए था, एस ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 14
को इस तरीके से लिखा जा रहा है, 2200 कैसे लिखा जाएगा? पहले सबसे पहले मल्टीपल चेक करो, 14 एकम 14, 14 तिया 42। 14 में अपने से एक कम से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसमें एक कम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी 42, 42 और 4 46, तो 465 है क्या ऑप्शन में? आएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले मल्टीपल चेक कर लिया करो, अगर आपको स्क्वायर या क्यूब नहीं दिख रहा ना सामने, तो मल्टीपल चेक करो डायरेक्ट, ठीक है। इसने अपने से एक कम से मल्टीप्लाई कर रखा है। ये वाली आकृति किस में है आपको ये बताना है, किस में? ये देखो पहले ऑप्शन में दिख रहा है ये साफ। बताओ, आंख बंद करके भी आप इसको देख सकते हो, नहीं देख सकते हो? ये वाली आकृति इसमें दिख रही है ए ऑप्शन में, देख सकते हो ना? बिल्कुल, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ऊपर आ जाए भाई तेरा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखें इसको। चार मित्र अमित, भरत, चंदन और दानिश चार अलग अलग कॉलेज में हैं, चार अलग अलग पाठ्यक्रम हैं उनके, ठीक है। प्रवेश लेने गए आईआईएमटी में प्रवेश वाले छात्र ने बीएससी नहीं चुना। तो भाई जो आईआईएमटी में है, इसने बीएससी नहीं चुना, ठीक है, ये बीएससी नहीं चुनता है, ठीक है। चंदन आईएमएस में प्रवेश लिया और बीए चुना, तो चंदन है कोई व्यक्ति, आईएमएस में कौन गया है? चंदन, ऐसे लिखेंगे हम, चंदन गया है और इसने बीए को चुना है, ठीक है। अमित ने बीडीएस में प्रवेश लिया, तो बीडीएस में प्रवेश लिया है इसने, किसने? अमित ने, अमित ने इसमें प्रवेश लिया है। और बीबीएम चुना है, तो बीबीएम चुना है इसने, ठीक है। दानिश ने बीएससी में एडमिशन लिया है, तो दानिश है कोई व्यक्ति, ऊपर वाले ने तो बीएससी में नहीं लिया है, तो यानी कि दानिश यहाँ पे नीचे अलग होगा, और इसने बीएससी में एडमिशन लिया है, ठीक है। किस छात्र ने डीपीएस में एडमिशन लिया है? तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डीपीएस में इसी व्यक्ति ने एडमिशन लिया होगा, लास्ट वाले ने। भाई डीपीएससी तो बचा है एक चारों में से, तो दानिश ने एडमिशन लिया होगा, सिंपल। जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है लिखते चले जाओ, उसके बाद आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए, इसने क्या बोला, अगेन डाइस का क्वेश्चन है। पासे की, क्या पूछ रहा है भाई ये? पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन करें। अच्छा, घुमा रहा है और कह रहा है कि अगली बार घुमाएंगे तो क्या आएगा ये बताना है। अच्छा, तो कैसे घुमा रहा है एक बार देखें। तो 5 और 4 ये ऐसे हैं, तो इसने इधर की साइड ऐसे घुमा दिया एक बार, ये 5 4 सामने आ गया। तो इसमें 5 6 ऐसे है, तो 5 6 सामने आ गया। तो अब जब घुमाएंगे तो 5 और 3 ऐसे है, तो 5 और 3 सामने आ जाएंगे, तो 5 और 3 सामने कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। समझ पा रहे हो बात को? जब मैंने इसको ऐसे इधर की साइड घुमा दिया एक बार, तो ये जो इधर 5 4 दिख रहा था वो सीधा हो गया। अब यहाँ पे 5 6 ऐसे दिख रहा है, तो इसको घुमाऊंगा तो ये सीधा हो जाएगा। अब ये 5 3 ऐसे दिख रहा है, ये भी सीधा हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है डी, जिसमें 5 और 3 सीधा दिख रहा है। इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या है भाई। बी से एच, तो 2 से 8 6, और 8 से 8, पहले +6 किया, फिर +8 किया, ठीक है। पी से वी, PQRSTUV, तो इसमें तो PQRSTUV +6 हो गया, ठीक है। वी से अब 8 होना चाहिए, VWXYZABCD, +8 हो गया, ठीक है। +6 +8 +6 +8, तो अब क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा, ठीक है। तो DEFGHIJ, जे आना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, एक ऑप्शन खत्म। DEFGHIJ +7, KLMNOPQR +7, RSTUVWXY +7, ZABCDEF +7, सब में +7 दे रखा, तो इसमें +7 करेंगे, 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13। तो एम आना चाहिए सेकंड ऑप्शन में, एम यहाँ पे आ रहा है, एम इन दोनों में नहीं आ रहा, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट आगे बढ़ रहे हैं, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है ना, BCDEF, ठीक है, FGH, तो एक छोड़ के एच आ गया, HIJK, यानी कि +3, KLMN +3, एन से एक छोड़ा, OP आ गया, PQR, यानी यहाँ पे +3, पहले +2 फिर +3, अब +2 फिर +3 आएगा, VWXY +3, BCDDEFFGH, ठीक है। +2 हो गया, +3 आना चाहिए, तो जी के एच के बाद एक छोड़ेंगे, HIJ आएगा। अब जे में +3 करना है, JKLM, तो एम आ गया, एम एक ही ऑप्शन में इन दोनों में वैसे भी नहीं है, देखो इस तरीके से भी आएगा, दोनों लॉजिक से आंसर आ गया इसका, ठीक है। दोनों लॉजिक से आप चेक कर सकते थे इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पेंसिल, और ये पहले ये देख लेते हैं कि सेम तो नहीं है ना अल्फ़ाबेट्स, नहीं सेम अल्फ़ाबेट्स नहीं है। तो देखें अब इसमें पहले से पहले का फिर पहले से लास्ट का, ठीक है। PQR, PQR +2,
EFGHI +4, MNOP +2, CDEFG +4, CDEFG +4 हो गया, IJK +2, LMNOP +2, +4 +2 +4 ऐसे चल रहा है। तो इसमें +2 करेंगे FGH आएगा, तो H इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन में। इसमें +4 करेंगे कितना आएगा, E आएगा, ABCDE। तो E एक ही ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो एक ऑप्शन करेक्ट हो गया B। ठीक है जी। चलिए, क्या बोला इसने, दर्पण छवि यानी मिरर इमेज बनानी है। तो भाई मिरर इमेज के लिए पहले ट्रायंगल देख लो आप, क्योंकि पहले ऑप्शन में मुझे उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन ही खत्म हो गया। ट्रायंगल रहेगा तो सीधा ही ना मिरर इमेज में। बिल्कुल ठीक है। और सामने ये वाला, ये जो मतलब ये लाइन वाली वो आ रही है ना, बॉक्सेस छोटे छोटे, तो सामने बॉक्स आना चाहिए। यहाँ भी सामने बॉक्स है, यहाँ भी सामने बॉक्स है, यहाँ भी सामने बॉक्स है, सभी में सामने बॉक्स है। ठीक है। उसके बाद हम इन लाइंस को देखें, तो ये ऐसे ऐसे लाइंस है, तो ये मिरर में ऐसे ऐसे दिखेंगी। तो ऐसे ऐसे चेक करना है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, लाइंस इसको चेक किया हमने। अब ये जो यहाँ पे सामने क्या है, ये ब्लैंक बॉक्स है, तो सामने ब्लैंक बॉक्स इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है सामने ब्लैंक बॉक्स, ये वाला। ठीक है ना, मिरर इमेज में तो सामने ही पहले दिखेगा ना ब्लैंक बॉक्स, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं मिरर इमेज में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। इसने बोला है, यदि दिए गए विन्यास में सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है, तो इसमें से सारी संख्या हटा दो, तो एस के बाईं ओर 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखो अब इसको आपको लिखना नहीं है, कभी आप रफ शीट में सारे हटा के लिखने लगो, नहीं। अब काउंट करते वक्त आप नंबर्स को इग्नोर कर देना ना, एस के बाईं ओर 9वें स्थान पे देखना है हमने। ठीक है, एस के बाईं ओर 9वें स्थान पे, और हमने संख्याओं को हटा दिया, तो अब संख्याओं को काउंट मत करना। तो देखो एस के बाईं ओर 9वें पे, तो इस संख्या को काउंट नहीं करना। 1 2 3 4 ये खत्म, 5 6 7 ये खत्म, 8 ये खत्म, 9। तो 9वें स्थान पे कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए, यानी वो ये कहना चाह रहा है, अब धारणाएं बतानी है, तो पहले ही देख लो इसमें क्या कह रहा है कि भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। यानी क्रिकेट में दे रही है बढ़ावा, बढ़ावा वो और में नहीं दे रही है। तो क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है, ऐसा तो इसने स्टेटमेंट में कहीं नहीं बोला। भारत सरकार ही तो दे रही है इसको बढ़ावा, जरूरी थोड़ी है कि पूरी दुनिया में हो। इस स्टेटमेंट के आधार पे तो हम ये नहीं कह सकते ना, गलत है। क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है, अधिकतम सहायता मिलती है। सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। यार ये कह तो रहा है कि भाई क्रिकेट को देती है सहायता भारत सरकार, पर अधिकतम सहायता देती है। भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए, तो भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता प्राप्त होती है क्रिकेट को। तो सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि क्रिकेट को तो सहायता प्राप्त हो रही है ना, वो ये कह रहा है कि बाकी को नहीं दे रहे, तो ज़्यादातर इसको ही दे रहे होंगे, तो शायद ये सही होना चाहिए। अगर गलत होगा तो देखेंगे। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसमें मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना है आपको। जो कथन और धारणा वाले प्रश्न है ना, इसमें एक दो गलत हो सकते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। ठीक है। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनमें प्रत्येक में तीन जोड़ दिया जाता है, तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। तो मूल संख्याएं क्या है ये बताना है। देखो भाई, पहले दोनों संख्याओं का रेशियो है 3:4, और सभी में हमने क्या जोड़ दिया, 3 प्लस कर दिया, तो उनका रेशियो हो गया 10:13। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इसमें मैंने कितना जोड़ा है, 3 में 7 जोड़ा है, 10 आ गया। इसमें कितना जोड़ा है, 9 में 4 जोड़ा है, तो इसमें मैं 7 जोड़ रहा हूँ, इसमें मैं 9 जोड़ रहा हूँ। और जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दोनों में सेम चीज जोड़ रहा हूँ, 3 3, तो पॉसिबल है कि अलग अलग रेशियो बढ़ रहा है, तो गलत है ना ये तो। ये ऐसा इस वजह से होता है, इनका जो वो है ना गैप, इसको बराबर कर लो। 10 और 13 में 3 का गैप है, और इसमें 1 का गैप है 3 और 4 में, तो इस गैप को भी 3 का कर लो, गैप बराबर कर लो। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 9, और ये 12 हो जाए। ठीक है। नीचे क्या हो गया, 10 और 13। अब देखो यहाँ भी एक रेशियो बढ़ रहा है, यहाँ भी एक रेशियो बढ़ रहा है, तो एक रेशियो बढ़ रहा है लेकिन एक्चुअली में 3 बढ़ रहा है, तो एक रेशियो की वैल्यू 3 हो गई। पूछा क्या है, मूल संख्या है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27, और 12 की 36। तो 27 और 36, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई संख्याओं, इसमें इंग्लिश को भी तो लिखना, हाँ इंग्लिश को भी तो भाई दिखना चाहिए ना, इंग्लिश भी तो। दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है, तो आरोही क्रम बताना है, यानी कि बढ़ते क्रम में बताना है। ठीक है। अगेन इसका परसेंट उसमें निकालेंगे,
मतलब परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे, पॉइंट में अप्रोक्स वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अप्रोक्स की ज़रूरत है नहीं इसमें। आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें ना ये जो हर है ना, डिनोमिनेटर है, ये ऐसा है कि इनको सेम बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप 8, 24 और 16 को सेम बना दो तो क्या बना सकते हो, 48 बना सकते हो इनको। इनका एलसीएम 48 है तो आप इसको 48 बना दो नीचे फ्रैक्शन को, और जब नीचे फ्रैक्शन बराबर हो जाएगी तो ऊपर वाली वैल्यू के हिसाब से हम इसको अरेंज कर देंगे। अगर मैं इसको 48 बनाता हूँ, 8 को 48 बनाऊंगा तो इंटू 6 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, इसको 48 बनाता हूँ 24 को, तो इंटू 2 करना पड़ेगा, ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, 19 दूनी 38 आ जाएगा। ठीक है, 16 तिया 48 होता है, ऊपर भी 11 तिया 33 हो जाएगा। तो आप बताओ क्या ये आरोही क्रम में है क्या, नहीं है ना। 30 के बाद 33 फिर 38 आना चाहिए, तो सारी संख्या सेम सेम है क्या बार बार, हाँ सेम ही संख्या है। तो इसमें जो हमारी लास्ट वाली संख्या है ये पहले आनी चाहिए 11/16। तो 11/16 कहाँ आएगी, 5/8 के बाद, 5/8 के बाद ऑप्शन नंबर सी में आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें अप्रोक्स में भी टाइम लग जाता, बट जब इसने फ्रैक्शन ऐसे दे दी तो हमने बराबर कर दिया, इसके डिनोमिनेटर हर को बराबर कर दिया, सिंपल। ठीक है जी, चलिए। एक पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ठीक है, एक पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का होगा पक्का ये, 60 डिग्री। ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ धागा सीधा तना हुआ माना जाता है। ठीक है, समतल भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, धागे की लंबाई बतानी है, सिंपल इजी क्वेश्चन है। ये कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 123 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है पतंग। ठीक है, और यहाँ से कोई धागा है, इसको हम ऐसे मानते हैं धागा। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बना रहा है, यहाँ से 60 डिग्री का बना रहा है। पूछा गया है, इसने बताना क्या है, हमें क्या बताना है, धागे की लंबाई। धागे की लंबाई मतलब इसकी लंबाई बतानी है आपको। ठीक है, इसको मैंने मान लिया एक्स, सिंपल। अब मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखो क्या दिया हुआ है, आपको लाल बटे कक्का का फॉर्मूला पता है ना सभी को, बिल्कुल सबको पता है। ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन। आपको बताइए क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, और चाहिए आपको क्या, कर्ण चाहिए। तो लंब और कर्ण कहाँ पे, यहाँ पे है। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो मुझे साइन 60 निकालना है, और साइन 60 बराबर क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2। बट एक सेकंड में अपनी टेबल से मिलान कर लूँ। मेरी टेबल पे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल रखी हुई है, तो उससे मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, √3/2 बिल्कुल सही, क्रॉस चेक कर दिया। ये √3/2 होता है, और इसमें ऊपर क्या होता है, लंब, और नीचे होता है कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है, 123, और नीचे कर्ण कितना है, एक्स। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, ये दो इधर आएगा, ×2 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा √3। ठीक है, ये एक्स इधर चला जाएगा, ये एक्स इधर आ गया, है ना। तो √3 का रेशनलाइजेशन कर दो, हर का परिमयकरण कर दो, नीचे ऊपर आ गया √3 तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 से कट रहा है, 3×4 = 12, 3 × 3, तो कितना होगा, 41 दूनी 82 और √3। तो ऑप्शन नंबर तो कोई सा भी 82 √3 नहीं है, पूर्ण संख्या के निकट बताना है। तो 82 √3 को हम पूर्ण संख्या में बनाएं, तो 82 √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.7 लिख सकते हैं। लेकिन 1.7 लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अप्रोक्स आंसर क्या है, बहुत आसपास है। तो अभी हमने रिसेंट किसी एक मॉक में देखा था कि जब हम 1.7 रख रहे थे तो हम गलत आंसर तक पहुंच गए थे। तो उसमें बताया था, उसने रखा हुआ था 1.73 √3 को। ठीक है, तो आजकल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए आपको √3 की वैल्यू 1.73 रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें मैं इंटू किससे करना है, इससे। तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 × 2 = 1 3, 8 × 3 = 24, 2 8 × 7 = 56 और 2 58, 8 × 1 = 8 5 13। ठीक है, 6 4 और 4 8, 7 8 और 2 10 और 1 11, 3 और 1 4 1, 141.8, 141.8 यानी 142। ठीक है, और 142 से ज़्यादा कोई, हम्म 142 से ज़्यादा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार ने उसे अंकित मूल्य 80 पर 5% की दो क्रमागत छूटे दिए हैं। तो भाई अब इसमें ज़्यादा वो मत करो कि भाई वो निकाल रहे हो, सक्सेसिव निकाल रहे हो, ये सब चीज़ें सिंपल आप कर दो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। तो अंकित मूल्य 80 है, दो छूट देनी है 5% की। तो अगर 80 रुपये पे मैं 5% की छूट देता हूँ तो कितने बन जाएंगे, देखो 80 का 10% कितना होता है, 8, और 8 का आधा 5% हो जाएगा 4। तो 80 रुपये में 4 की छूट दे रहा हूँ मैं, तो कितने रुपए की छूट दे दी मैंने, 76 रुपये की छूट दे दी। ठीक है,
अगेन मैं इसमें 5% की छूट दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 76 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7×5 = 35, 6×5 = 30, 380। ठीक है, ठीक है। अपॉन में 100 है तो 3 के बाद आ जाएगा पॉइंट, तो 3.8 रुपये की और छूट दे दूंगा मैं 76 रुपये में। तो कितना हो जाएगा, 4 हटा दो तो 72.2 जोड़ दो इसमें, 72.2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेफिजूल में सक्सेसिव निकालोगे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, आसान भाषा में आसान सवाल है, कर दो सिंपल। ठीक है, चलिए। ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं और बिंदु वाई की ओर जाते हैं। तो भाई कोई बिंदु एक्स है, यहाँ से शुरुआत करते हैं ए और बी दोनों, ठीक है। और ये जाते कहाँ पे, ये टेढ़ी हो गई भाई लाइन, वाई की तरफ जाते हैं, ठीक है। एक्स और वाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर, ठीक है। एक की चाल बी से 4 किलोमीटर कम है, ठीक है। वाई पर पहुंचने के बाद बी वाई से वापस लौटता है और वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ए एक बिंदु पर ए से मिलता है। तो ए की चाल बतानी है। वाई पर पहुंचने के बाद बी, तो बी क्या हुआ, बी पहले वाई तक पहुंच गया, वहां से वापस लौटता है, वापस लौट रहा है, और वाई से 12 किलोमीटर दूर, यानी यहाँ से कोई 12 किलोमीटर दूर एक पॉइंट है, वहां पे ए से मिल रहा है, ठीक है। और ए की चाल बतानी है, तो ए की चाल बी से कम है, तो ए क्या है, ऐसे चल रहा है, यहाँ तक पहुंच गया। जब तक वो यहाँ तक पहुंचा है ना, इतने में बी क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की 60 किलोमीटर की तो डिस्टेंस कवर कर ही ली बी ने। 60 के साथ साथ वो क्या हुआ, यहाँ से 12 मीटर तक और आ गया इधर, तो यानी कि उसने 12 मीटर और, यानी 72 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया। अगर ये पूरा 60 किलोमीटर है और ये वाला 12 किलोमीटर है, तो ये वाला कितना होगा, 48 होगा ना, सॉरी 58 होगा, नहीं 48 होगा, 60 है ना, हाँ। 49, 50, 60। तो यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि ए ने जितनी देर में 48 किलोमीटर चला ना, बी उतनी देर में 72 किलोमीटर चल गया। तो इनकी स्पीड, सॉरी इनकी डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, ए जो है, ए और बी। ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 72 किलोमीटर। नहीं नहीं, बी ने, सॉरी बी ने, ए ने तो 48 किया ना, ठीक है। ए यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, बी यहाँ से जाके वापस भी आ गया, और ए की चाल कम है, ठीक है। तो ए ने 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया किया उतनी देर में इसने 72 किलोमीटर कर लिया। तो अगर मैं इसको काटूं तो 24×2 = 48, 24 × 72। जब सेम डिस्टेंस का रेशियो दे रखा हो ना, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसका रेशियो दे रखा हो, तो डिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है स्पीड के रेशियो के। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन देखे ना आपने, चोर पुलिस वाले, तो उसमें भी तो हम यही करते हैं। तो डिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू होता है स्पीड का रेशियो। तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो बराबर होगा, तो स्पीड का रेशियो भी यही होगा। तो इसने ये बोला है कि ए की चाल बी से 4 कम है, तो ए की चाल बी से यहाँ पे कितना कम है, 1 यूनिट कम है। 1 यूनिट कम है ना, इसकी 3 है, इसकी 2 है, और एक्चुअली में वो 4 कम है। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 2 की कितनी होगी, 8, और 3 की कितनी होगी, 12। पूछा गया ए की चाल कितनी है, तो ए की कम है चाल 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। इसने क्या बोला है भाई, ए प्लस ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब -3 ABC। ये बार बार एक ही सवाल आता है, बहुत बार आ चुका है, सेम सवाल आता है। अब इसकी आइडेंटिटीज अलग अलग है, मतलब इसके जो फॉर्मूला है ना वो अलग अलग है, तो इस वजह से। अब इसने क्या पूछा, A-B, B-C, C-A पूछा, और A+B+C दे रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बराबर होता है, जब A-B का स्क्वायर, B-C का स्क्वायर ऐसे दिया हो, तो ये बराबर होता है 1/2 A+B+C, और ब्रैकेट में यहाँ पे A-B का स्क्वायर, B-C का स्क्वायर, ये सब जो दिया होता है ना वो यहाँ आता है, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, 405 दे रखा है, ठीक है, बराबर 1/2 A+B+C कितना दिया है, 15 दिया है, ठीक है, इनटू इन सभी का वैल्यू पूछी, इन सभी को मैंने मान लिया x, ठीक है। यहाँ पे x लिख देता हूँ, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 405 इंटू 2 अपॉन में ये 15 आ जाएगा इधर, तो 15 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 10 बचा तो इधर चला गया, 15 सत्ते 105, 27 दूनी 54। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी ही पड़ेंगी, और स्पेशली इस वाले की -3 ABC वाले की तो ज़रूर से ज़रूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशली मैंने सीपीओ में इसको बहुत बार देखा है, शायद ही कोई शिफ्ट होती थी इसमें नहीं आता था ये सीपीओ में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह जिस 1 किलो के बाट का यूज़ करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है।
उसको होने वाला प्रतिशत लाभ बताना है। बहुत इजी भाषा में किया करो इसको। देखो मैंने कहा कि मैं 1,000 ग्राम चीज़ लाता हूँ, 1 किलो मतलब 1,000 ग्राम, और 1,000 रुपए की ही लाता हूँ। 1,000 ग्राम चीज़ 1,000 रुपए की लाता हूँ, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 1 किलो बेच रहा हूँ, तो 1,000 ग्राम बेच रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, 1,000 ग्राम बोल रहा हूँ कि मैं 1,000 ग्राम बेच रहा हूँ, बट मैं एक्चुअल में कितनी बेच रहा हूँ, 800 ग्राम बेच रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कोई लाभ नहीं कमाया, मैं 1,000 रुपए की चीज़ लाया हूँ और आपको भी 1,000 रुपए की बेच रहा हूँ, ठीक है। और मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं आपको 1 किलो बेच रहा हूँ, बट एक्चुअली में तो मैं 800 ग्राम ही दे रहा हूँ ना। तो मैं 800 ग्राम कितने रुपए की लाया था, 800 रुपए की लाया था। तो मैं 800 रुपए की चीज़ आपको 1,000 रुपए में बेच रहा हूँ। समझ पा रहे हो बात को? 800 ग्राम बेच रहा हूँ केवल, यानी कि 800 रुपए की चीज़ 1,000 में बेच रहा हूँ, तो कितने का फायदा हो रहा है मेरे को 800 रुपए पे? 200 रुपए का। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1/4 यानी 25%। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप कह रहा हूँ, पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः इतने इतने घंटे में भर सक इतने मिनट में भर सकते हैं। तो ए और बी, ए भर सकता है 36 मिनट में और बी भर सकता है इसको 48 मिनट में, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। दोनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं। पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी आधे घंटे में भर जाती है। पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद किया गया था? पहले एफिशिएंसी निकालते हैं इसकी। तो 12 चौक 48 और 12 तिया 36, तो इसमें 3 नहीं है तो 3 लिया है इसको। तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 144, ठीक है। ये आ गया इनका एलसीएम 48, यानी 12 चौक 48 इंटू 3, 36, 12 तिया 36 इंटू 4। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, ठीक है, ए और बी की, बिल्कुल ठीक। ए एक दिन में इतना 1 मिनट में इतना काम करता है, बी 1 मिनट में इतना काम करता है, ठीक है। टोटल काम है अपना ये। इसने क्या बोला, एक साथ पाइप खोले गए, दोनों पाइप एक साथ खुले और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया। बी को बंद कर दिया जाता है यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है, तो बी को कितने मिनट बाद बंद किया गया? देखो भाई, एक साथ खोले गए थे पाइप और बी को बंद किया था, ए को तो बंद नहीं किया था। ए तो चलता रहा था ना, आधे घंटे में टंकी भरी तो ए पूरा आधे घंटे तक चला था। तो ए ने पूरे 30 मिनट तक काम किया होगा, और ए 1 मिनट में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो 30 मिनट में इसने कितना काम कर दिया होगा, सॉरी 4, 4 तिया 12, 120 काम इसने कर दिया होगा, बिल्कुल ठीक है। तो टोटल काम 120 ए ने किया, तो बाकी बचा हुआ कितना काम हुआ, 24 काम हुआ। तो ये 24 काम जो है बचा हुआ किसने किया होगा, बी ने किया होगा, सिंपल सी बात है। तो बी को कितने मिनट बाद बंद किया गया होगा, तो बी ने कितना काम किया था, 24 काम किया था, तो कितने मिनट में कर सकता है वो 24 काम? 1 मिनट में 3 काम करता है, तो 24 काम 8 मिनट में कर सकता है, यानी 8 मिनट बाद उसको बंद किया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने क्या बोला है भाई, विभाज्य है इससे तो बी का मान है, बी का मान क्या है? ये सेम क्वेश्चन अभी मेरे को किसी ने भेजा था, एक दोस्त ने भेजा था, उसके शायद एएलपी के उसमें आया था, ये सेम क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन था, आई थिंक यही था हाँ। तो इसने क्या, इसमें करना क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, इसको आपको जीरो रखना पड़ेगा। इससे विभाज्य है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर जीरो इसको मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर एक है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, या फिर -1 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। -1 का स्क्वायर भी एक होता है और एक का स्क्वायर भी एक होता है। अब दोनों से यहाँ पे ना, एक बार एक्स का मान एक रख दो, एक बार एक्स का मान -1 रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं अगर इसमें एक रखता हूँ एक्स का मान, तो 1 + 2 माइनस एक्स, सॉरी ए माइनस बी बराबर कितना आ गया, 0, ठीक है। इन दोनों को 0 रखना पड़ेगा आपको इक्वल में। तो ये कितना हो गया, 3 -a माइनस बी बराबर 0। तो -a इधर जाएगा तो प्लस का ए हो जाएगा, और ये बी इधर जाएगा तो प्लस का ए हो जाएगा। तो a + b हमारा आ गया 3, ठीक है जी। ये हो गया एक बार का इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें रखना पड़ेगा -1, तो -1 रखेंगे तो कितना आएगा, अब मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना। एक्स की क्यूब कितनी हो जाएगी, -1 की क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर +1, तो यहाँ 2 माइनस माइनस प्लस ए और माइनस माइनस प्लस बी बराबर कितना है, 0। तो दो में से एक गया, एक बचा, तो a + b बराबर आ गया, एक सेकेंड, यहाँ पे a + b आ रहा है और यहाँ पे भी a + b आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पे कुछ गलती की है क्या? एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे तो x का मान रखना ही नहीं है ना, तो यहाँ पे मैंने माइनस की जगह प्लस क्यों कर दिया? a + b a - b आएगा जब भी तो आंसर आएगा। तो यहाँ पे तो -b बचा ना, मैंने इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया बेफिजूल में, जबकि x की वैल्यू है ना -1, तो
तो यहाँ पे a माइनस बी आ जाएगा, कितना, दो में से एक गया एक, तो ये -1 आ जाएगा, तो a माइनस बी आ गया -1। ठीक है, -1। अब वही सेम चीज़, बी से बी को काट दो, प्लस बी माइनस बी कट गया, तो 2a बराबर आ गया, 3 में से एक गया 2, तो a की वैल्यू आ गई 1। अगर a की वैल्यू 1 है और a प्लस बी बराबर 3 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो a बराबर 1, b बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस सवाल को ध्यान रखना वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है, तो पिताजी की आयु बराबर है उसके बेटे की आयु की दुगनी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु, 20 वर्ष पहले जाना है भाई, पिता की आयु 20 वर्ष पहले उसके पुत्र की तत्कालीन आयु, यानी उसी समय, इंग्लिश में देखें, ईयर ऑफ फादर वाज 12 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन एट दैट टाइम, यानी उसी समय की बात कर रहा है, उस समय पे जितनी उसके पुत्र की आयु थी उसके पुत्र की तत्कालीन आयु का 12 गुना था। तो 20 साल पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, b-20, इसका 12 गुना ये था। ठीक है, तो पूछा गया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर। अब इसमें क्या करें हम, देखो p की वैल्यू 2b यहाँ पे है और b यहाँ पे भी है, तो मैं इसमें एक ही वो रख देता हूँ ना, p की वैल्यू मुझे पता है 2b है, तो मैं यहाँ पे 2b रख देता हूँ, आंसर आ जाएगा तुरंत, -b बराबर 12b, -12 दूनी 24, 240। ठीक है, ये 2b इधर जाएगा तो 10b बचेगा यहाँ पे, ये 240 माइनस का इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 220 बचेगा। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, b की वैल्यू आ गई 22। तो b की वैल्यू अगर 22 आ गई, b अगर 22 का है तो p कितना है, 44 का है, इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 22 दूनी 44, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। अंतर पूछा है ना इसने, बिल्कुल ठीक। चलिए इस सवाल में क्या पूछा है इसने, 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो भाई 2 पुरुष प्लस 3 लड़के इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सेम दूसरी कंडीशन दी होगी, जबकि 3 पुरुष प्लस 2 लड़के इसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में, ये लिखा है इसने यहाँ पे। ठीक है, तो 4 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, इतना बताना है। अब इसमें निकाल लेते हैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, तो 18 दूनी 36, 36p प्लस 18 तिया 54l, 54l बराबर 15 तिया 45p प्लस 15 दूनी 30l। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये 36p है, इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 9p बचेगा, बराबर ये 54l है, तो इधर आएगा तो कितना बचेगा, 30, 40, 50, 24l। ठीक है, ठीक है, तो 3 तिया 9 और ये 3 अट्ठे 24, जिसके सामने जो होता है उसकी वैल्यू वही होती है, तो p की वैल्यू आ गई 8 और l की वैल्यू आ गई 3। ऊपर लिख देते हैं p की वैल्यू 8 और l की वैल्यू 3। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब टोटल वर्क निकाल देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट करके, तो 8 की वैल्यू यहाँ पे, p की वैल्यू 8 रख के, तो ये कितना हो गया 16, यहाँ कर रहा हूँ साइड में। ठीक है, 16 प्लस l की वैल्यू कितनी रखनी है, 3, 3 तिया 9 और ये इंटू 18, तो कितना हो गया, 16, 4, 20 और 5, 25, 25 इंटू 18, 18 पंजे 90। हालांकि 25 निम्मा करके डबल कर सकते हो आप इसको, 225 का डबल कितना हो गया, 450। 18 पंजे 90, 18 36, 4 40 और 5 45, तो टोटल काम हो गया 450। अब इसने बोला 4 पुरुष और 20 लड़के, तो 4 पुरुष, एक पुरुष कितना काम करता है एक दिन में, 8, तो 4 पुरुष कितना कर देंगे, 32। ठीक है, प्लस 20 लड़के, तो एक लड़का 3 काम करता है, तो 20 लड़के कितने कर देंगे, 20 तिया 60, सॉरी हाँ 20 तिया 60, बिल्कुल 20 तिया 60 काम कर देंगे, बिल्कुल। और टोटल काम कितना है, 450। इस काम को कितने दिन में कर देंगे ये बताना है। ठीक है, तो 450, ये कितना होगा, 6, 3, 9, 92, तो 450 अपॉन में 92। ठीक है, तो ऑप्शन में देखें तो नीचे 19 आएगा, सभी ऑप्शन में नीचे 19 दे रखा है, बट 92 तो 19 का मल्टीपल नहीं है, 92 तो नहीं कटेगा ना 19 से, 92 तो 19, तो 92 कैसे कटेगा भाई 19 से, 19 से तो नहीं कटना चाहिए 92। इसने सभी ऑप्शन सेम दे रखे, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेंगे इस सवाल को। 2 men 3 boys कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क, 18 दिन, बिल्कुल सही। 3 men's 2 boys कंप्लीट 15 days, ठीक है। 4 men and 20 boys कंप्लीट द सेम वर्क, 4 आदमी और 20 लड़के कितने दिन में काम पूरा करेंगे, हमने सब कुछ सही किया है ना। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 36 इधर गया,
4 5 4 9, 30 40 50 24, 3 3 9, 3 8 24। पी की वैल्यू आ गई 8, पी की जगह पे पी रखा है हमने, बिल्कुल सही। और एल की वैल्यू आ गई 3, पी की वैल्यू 8 रखी है हमने, 8 दूनी 16, 3 3 9 इंटू 18, 25 × 18, 18 × 5 = 90, 9 18 दूनी 36, 4 40 5 45, ये आ गया, ठीक है। 4 पुरुष और 20 लड़के हैं, तो 4 पुरुष, तो एक पुरुष 8 काम करता है, 8 चौक 32 काम हो गया। और 20 लड़के, तो 20 × 3 = 60, 3 काम करते हैं 60। कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो टोटल काम ये है, एक दिन में इतना काम करते हैं। 6 3 9 92, यार यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी इन्होंने ऑप्शन में क्यों 19 दे रखा है नीचे, पता नहीं, बाद में देखते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 को, हो सकता है गलत दे दिया हो भाई कुछ। 18 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो एक वृत्त ऐसे है और एक वृत्त, अरे भाई स्पर्श करना है तुम्हें, हाँ। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। तो स्पर्श करते हैं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, तो कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बतानी है आपको, ठीक है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि ये वाली स्पर्श रेखा बतानी है। और इनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो एक इसकी त्रिज्या कितनी है, 18 सेंटीमीटर, और एक इसकी त्रिज्या कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। एक होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट में, ये पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, D² माइनस आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, ठीक है। एक होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसमें सेम चीज़ होती है, यही फॉर्मूला होता है। इसको कहते हैं ये वाली, ये जो ऐसे क्रॉस करती है ना, दूर दूर होते हैं दो वृत्त, और इसमें ऐसे क्रॉस जो करती है होते हैं ट्रांसवर्स। इसमें क्या होता है, बस R1 + R2 हो जाता है, ठीक है। तो डी क्या होता है, डिस्टेंस होता है इनके बीच का, तो ये कितना है, 26, तो 26 का स्क्वायर माइनस आर में से दूसरा आर जाएगा, तो 18 में से 8 गया 10, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100। 26 का स्क्वायर होता है 676, 676 में से 100 गया, बचा 576, और रूट का 576 होता है 24, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बार बार आता है क्वेश्चन, बार बार मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज और विमल ने एक व्यवसाय व्यवसाय शुरू किया, बिल्कुल। उन्होंने एक वर्ष में इतने रुपए लाभ के रूप में कमाया, वर्ष के अंत में सूरज को उनके लाभ के हिस्से के रूप में इतने रुपए मिला। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात बताना है। भाई एक वर्ष में टोटल लाभ दे रखा है इतना है, और वर्ष के अंत में सूरज को लाभ में मिला इतना, टोटल लाभ में से सूरज को इतना मिला है, ठीक है। हम्म, खांसी कैसे हो गई भाई? क्या बोला इसने, सूरज को लाभ का मिला 4,500 रुपये, टोटल लाभ इतना हुआ है। तो भाई अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं टोटल लाभ में से, तो कितना बचा, 4,000 में 100 कम यानी 3900। तो भाई सूरज को मिला है 4500 रुपया, और दूसरा कौन है, विमल, ठीक है, जुबा केसरी। तो तो विमल को मिला है भाई कितना, 4,000 में 100 कम यानी 3900 मिला है, ठीक है। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। इसने पूछा है कि निवेश की गई राशि यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है, और प्रॉफिट का रेशियो बराबर इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। 0 से 0 गई दोनों, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 रेशियो 13, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने क्या बोला है देखें। रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है, तो p का 3/4 यानी इंटू कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3p/4। अन्य संख्या q का 2/3, इसको घटाना है, 2q/3, ठीक है। घटाता है तो उसको अंतर के रूप में कितना प्राप्त होता है, 5/8, ठीक है। यदि वह p के 9 गुना से q का 8 गुना घटाता है, तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा। तो इसको सॉल्व कर ले, रेशियो आ जाएगा क्या पता। तो 3 3 9, p माइनस एज अ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 4 दूनी 8, Q/12 इज इक्वल टू 5/8, ठीक है। ये 12 यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा, इंटू में आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 5 तिया 15/2। तो इनका रेशियो तो आ नहीं रहा। क्या पूछा है, P के 9 गुना से Q का 8 गुना, अरे लो ये तो आंसर ही दे दिया, यहीं पे आ गया आंसर भाई। P के 9 गुना से Q का 8 गुना घटाएंगे, तो ये तो आ गया 15/2, तो 15/2 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, खत्म।
इसलिए जो क्वेश्चन में दिया होता है सबसे पहले उसको फ्लो में उस तरीके से करिए जो क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अब यार ये कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया हमने इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। इसमें क्या होता है ना भाई, वो क्या कहते हैं, अटेम्प्ट कर देते हैं बट क्लिक नहीं होता इसमें, ऐसा हमने देखा है ना कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन थीटा बराबर ये दे रखा है, कॉट थीटा पूछ रहा है। अब देखो इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको पता है लाल बटे कक्का, ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक है ये वाला। लाल बटे कक्का आपको पता है साइन कॉस टेन। साइन की वैल्यू दे रखी है तो लंब बटे कर्ण की वैल्यू दे रखी है, तो लंब 9 है और कर्ण 41 है। ये क्या, लंब और कर्ण की वैल्यू दे रखी है। आपको आधार की वैल्यू और चाहिए क्योंकि कॉट निकालना है आपको। कॉट होता है टेन का उल्टा, यानी आधार बटे लंब चाहिए आपको। तो लंब कितना है, 9 है, तो अपॉन में 9 आएगा, ये तो तय है, तो यानी ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है। तो आपको पता है कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, ये होता है। ठीक है। 41 का स्क्वायर निकालें जल्दी से। 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक, चार इंटू चार एकम चार, चार चौक 16, तो ये हो जाएगा 16 81, चार चार आठ, 16 81, तो 16 81, और ये 9 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, 9 में 81, तो कितना बचा 1600। तो भाई ए स्क्वायर अगर 1600 है तो ए कितना आ गया, 40 आ गया। 40 का स्क्वायर ही तो होता 1600। ए स्क्वायर अगर 1600 है तो ए आ गया 40। और हमें चाहिए 10। 10 का उल्टा कॉट, तो 10 का उल्टा कॉट यानी आधार बटा लंब चाहिए। तो आधार आ गया 40 और लंब कितना हमें दे रखा है, 9 दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। इसके एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है, बताओ यार। क्वेश्चन है क्या ये कुछ, बताओ। अब इसमें आप कहोगे कि भाई क्या बोलूँ मैं। एलसीएम निकालना है इसका, देखो बच्चों की तरह निकालते हैं, बहुत बेसिक से। ठीक है, ये 56 है, ये 84 है। ठीक है। 56 को हम लिख सकते हैं 8 सत्ते 56 लिख सकते हैं, तो 7 गुना 8। 8 को लिखते हैं हम 2 की पावर 3, बिल्कुल ठीक है। 84 ऊपर 7 है तो इसमें भी 7 7 7 21, चौका 84 होता है। तो 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 या 21, और चौका चौके को लिख सकता हूँ 2 दूनी 4। ठीक है। ये मेरे सामने आ गया, इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, सबकी मैक्सिमम पावर ले लो, तो 7 गुना मैक्सिमम पावर 2 की 3 और 3 की 3। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 सत्ते 56 तिया, तो 56 तिया कितना हो जाएगा, 150 और 18 168, है ना, 3 6 18 16। ठीक है, ये हो गया इनका एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है भाई, कॉमन चीज़ लेनी है आपको। 7 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ भी है, तो 7 आ जाएगा इंटू 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 की पावर 2 कॉमन आ गई। मिनिमम पावर लेते हैं एचसीएफ में, मैक्सिमम लेते हैं एलसीएम में। तो कितना हो गया, 4 7 चौक 28। पूछा गया इसने एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। तो भाई काटो इसको, 7 से काटो। हालांकि अगर हम इस तरीके से देखें, 7 इंटू यहाँ पे 2 है, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ऊपर एक 2 बचा, नीचे 1 बचा, 3 6 रेशियो 1 आ जाएगा सिंपल यहीं से। हालांकि आप काट के देख लो, मैंने इस तरीके से काट दिया फैक्टर करके। अब आप काटेंगे, 7 से काटेंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 चौक 28, चार एकम चार, चार छक 24, तो 6 रेशियो 1, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जल्दी से। एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक पर निवेश करने से 1 वर्ष के अंत में इतने रुपए प्राप्त होते हैं, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो धनराशि, देखो चक्रवृद्धि ब्याज सीआई की रेट है 4% पर एनम, 1 साल का। ठीक है। वो कह रहा है 1 वर्ष के अंत में इतनी हो गई धनराशि, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि 1 साल में 6 6 महीने के 2 स्लॉट मिलते हैं। 1 साल में रेट कितना है, 4%, तो रेट कितना हो जाएगा, 2%, है ना। 6 महीने का 2 2% हो जाएगा। तो मेरे पास 6 6 महीने के 2 स्लॉट हैं, तो मैंने टाइम मान लिया 2 यूनिट। ठीक है, या 2 साल मान लो। ठीक है। तो आपको देखना भी 2%, 1 साल में 2% ब्याज मिल रहा है, तो 2% होता है 1/50, तो राशि कितनी हो जा रही है, 50 से 51 हो जा रही है। अगले साल भी वो 50 से 51 हो जा रही है। ठीक है। तो 50 का स्क्वायर होता है 5 पंजे 2500, और 51 का स्क्वायर क्या होता है, 2601 करके होता है शायद। 51 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 5 इंटू 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 1 5 5 10 6 2601, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। तो 2500 से 2601 रुपये हो जाते हैं। और इसने बोला राशि हो कितनी गई, इतनी हो गई है, तो ये इतनी हो गई। ठीक है। तो ये कितना गुना दिख रहा है आपको, 26 तिया 78 होता है, और 1 तिया 3, तो इंटू 30 गुना हो गई है भाई ये। आप यहीं से देख पा रहे हो ना, 26 तिया 78 होता है। अगर इस एक जीरो को भूल जाओ आप, तो ये देखो इसको 26 तिया 78, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यही आएगा, 3 0 3 6 18, 3 6 और 1 7। ठीक है।
तो एक जीरो और है, यानी कि जीरो भी बढ़ेगी। तो इसका 30 गुना दे रखा है। अगर राशि 2500 से 2601 हो जाती, बट 2601 की वैल्यू इतनी दे रखी है, यानी 30 गुना दे रखी है। तो 2500 का भी 30 गुना करना पड़ेगा। 25 × 75, 30, 75,000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें। आ गया क्या? हाँ ये रहा 18वां क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक आदमी एक आदमी को इतने रुपए में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ हुआ। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मशीन को किस मूल्य पर बेचना है? बताओ यार, क्वेश्चन है ये। फिर आप कहते हो कि मतलब क्या ही बोलो। इस इतने रुपए में बेचने पर 8% का लाभ होता है, यानी ये वैल्यू 108% के बराबर है। ठीक है। 20% का लाभ चाहिए मुझे, 120% की वैल्यू चाहिए। तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 0। ठीक है। ठीक है। 3 से काट दो, 3 दूनी 27, 3 एकम 3, 0। 6 3 9, 9 से कट रहा है 9 दूनी 18, 3 हज़ार 9 चौक 36, 0। तो 24, 100 में 10 की जीरो 10 से मल्टीप्लाई करें 24,000, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। ए बी सी में ए बी और ए सी बिंदु क्रमशः डी और ई पर इस प्रकार स्थित है कि डी ई समांतर बी सी। क्या भाई, डी समांतर बी सी? ये लीजिए ए बी और सी। ठीक है। डी ई और ई समांतर है भाई। डी ई जो है वो समांतर है बी सी के। ठीक है। ए डी की वैल्यू 3 दे रखी है, और बी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? बी और डी, ये बी है भाई, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। ए ई की वैल्यू दे रखी है 2। तो सी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी, यानी इसकी वैल्यू बतानी कितनी हो जाएगी। तो भाई रेशियो बनेगा इनका। देखो, ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला कॉमन एंगल है। तो ये वाला त्रिभुज ए डी ई किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? समांतर सर्वांग सम होगा। छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सर्वांग सम होगा। इस वजह से इनकी जो भुजाओं का रेशियो होगा वो भी बराबर होगा। तो छोटे वाले की एक भुजा ए डी कितनी है? 3 है। अपॉन में बड़े वाले की ये वाली साइड वाली भुजा कितनी है? 6 और 3 9। इसका रेशियो बराबर होगा। इसके साइड वाली एक भुजा कितनी है? 2। और इसकी बड़े वाली की पूरी भुजा कितनी है? 2 + x। नीचे वालों को हमने x मान लिया। ठीक है। तो निकालो भाई, इसकी वैल्यू निकाल दो। 3 दूनी 6 + 3x बराबर हो गया 18। ये 6 इधर गया तो माइनस हो गया 12। x की वैल्यू आ गई 3 × 4 = 12, 4। तो इसकी वैल्यू आ गई 4। ई सी की तो वैल्यू पूछिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में करती हैं। तो भाई 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में करती हैं। ठीक है। यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, बिल्कुल ठीक। उस काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितना दिन लेंगे? 5 महिलाएं 36 दिन लेती हैं, और उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। भाई देखो, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होता है टाइम का रेशियो। अगर 5 महिलाओं को, ये किस किस का है? पहले आदमी का है, फिर महिला का है। तो पहले मैन है और फिर वुमन है। ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, और 5 ही महिला यहाँ पे, 5 ही पुरुष पूछा है। तो अगर 5 महिलाएं 3 यूनिट दिन में काम करती हैं, तो आदमी 1 यूनिट में कर देगा। तो महिलाएं 36 में कर रही हैं, तो 3 की वैल्यू 36 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई है? 12। तो आदमी 12 दिन में काम कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए। इसने क्या है? एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। आपको पता है एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम का रेशियो। तो एफिशिएंसी को उल्टा करा तो टाइम का रेशियो आ गया। तो मैन का अगर 1 दिन लगता है तो वुमन को 3 दिन लगते हैं। सेम 5 महिलाएं दे रखी है, 5 आदमी का पूछ रहा है। तो 5 महिलाओं को अगर 36 दिन लगते हैं, जो कि 3 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 व्यक्तियों को द्वारा स्कोर किए गए पॉइंट्स इतने, इनकी माध्यिका बतानी है। अगेन माध्यिका आपको पता है, इन सभी को आपको क्या करना होता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, और फिर बीच वाली जो वैल्यू है वो होती है माध्यिका। ठीक है। तो हम सबको नहीं लगाते, हम केवल शुरुआत में लगा लेते हैं, जिससे हम बीच वाली वैल्यू तक पहुंच पाएं। जैसे 12 व्यक्ति हैं, तो 6 इधर हो जाएंगे, 6 इधर हो जाएंगे। तो 6th और 7th के बीच वाली जो वैल्यू होगी वो होगी माध्यिका। ठीक है। तो मेरे को 6th और 7th नंबर चाहिए, तो मैं लगाना शुरू करता हूँ। तो शुरुआत में 1 2 3 4 है क्या? कुछ 5 6, 6 है ये रहा। 7 है क्या? 6 के बाद 7 नहीं है। 8 हैगा? 8 हैगा। 8 के बाद 9 हैगा? 9 हैगा। एक 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है। 9 के बाद 10 है क्या? 10 एक ही बार है। 11 है क्या? इसमें 11। 11 के बाद 12 आएगा क्या? 12। 12 के बाद कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना मुझे। और 6 और 7 के बीच में चाहिए, तो 11 और 12 के बीच में क्या आता है? 11:30 आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। माध्यिका होती है भाई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के, जो बीच में आता है वो। चलिए। इतने गोलाकार धातु में गेंदों जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या इतनी है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है।
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम रूप होगा। इतनी गोलाकार धातुओं को, जो धातु की गेंद है उनको पिघलाकर एक घन बनाया जिनकी त्रिज्या इतनी है। तो भाई एक गेंद की जो वॉल्यूम है वो कितनी हो जाएगी? आपको पता है त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या कह रहा हूँ, एक गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब, आर कितनी है? एक है, तो एक की क्यूब एक हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया एक का वॉल्यूम, एक गेंद का वॉल्यूम। और मेरे पास टोटल कितनी बॉल्स है उसमें, जो धातु की गेंदें कितनी है? 2 5 4 1, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक का निकाल के इतनी वॉल्यूम इससे मल्टीप्लाई कर दिया कि सभी गेंदों का जो वॉल्यूम है टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है। आयतन निकालना था। तो 21 से कट रहा है क्या? 21 से कम 21, 21 दूनी 42, बिल्कुल कट रहा है। तो 7 21, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, और 2 21 से कम 21, तो ये कितना आ गया? 4 × 22 × 121। ये जो है ना, ये वॉल्यूम, ये उस घन के वॉल्यूम के बराबर होगा जो इससे हमने बनाया है पिघला के, ठीक है। तो घन का वॉल्यूम क्या होता है? एक ही क्यूब होता है। अब ये देखो किसकी क्यूब दे रखा है, इसमें से क्यूब बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ से 11 मैंने निकाल लिया, तो 2 इधर चला गया, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब ये 11 का स्क्वायर है, ये इंटू 11, तो ये तो 11 का क्यूब हो गया एक, और ये 2 का क्यूब हो गया। तो 11 इंटू 2 आ जाएगा, यानी कि 22 का क्यूब हो गया टोटल ओवरऑल, ठीक है ना। एक 11 का क्यूब दे रखा है, एक 11 का क्यूब है और एक 2 का क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट निकालना है मेरे को। एक ही क्यूब बराबर ये दे रखा है, तो एक की वैल्यू आ गई 11 × 2 22। तो अगर एक की वैल्यू 22 आ गई तो पूछा क्या है इसने? एक की वैल्यू 22 आ गई, पूछा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 6a²। तो ए स्क्वायर कितना हो गया? ये 22 × 22, ठीक है। यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो यूनिट डिजिट से निकाल दो। 2 दूनी 4, 4 6 24, 4 यूनिट डिजिट आएगा। एक ही ऑप्शन में 4 यूनिट डिजिट है, पूरा आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। आपको पता है अंश और हर, ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। तो हर से 2 कम है अंश, तो हर अगर मैंने माना x है, तो अंश क्या है? x से 2 कम है, ठीक है। यदि अंश को 2 गुना किया जाए, अगर अंश को हमने 2 गुना कर दिया और हर को 3 गुना कर दिया, तो हर को 3 गुना कर दिया, तो भिन्न कितनी हो गई भाई? 2/9 हो गई, ठीक है। अब इसको देखें, 2x - 4 बराबर 3x/9, ठीक है। अब मेरे को ये दिख रहा है 3x 9 दिख रहा है, तो अगर मैं x की वैल्यू 3 मान के देखूं, यहाँ पे पुट करके देखूं x की वैल्यू 3, तो 3 दूनी 6 में से 4 गया 2, बिल्कुल सही। आप देख रहे हो ना, सामने दिख रहा है 3x के सामने 9 है, तो x की वैल्यू 3 होनी चाहिए ना, है ना। अगर ये 3x की वैल्यू है तो मैंने ऊपर रख के देखा तो सेटिस्फाई कर रहा है। 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2, ऊपर भी 2 आ रहा है, सिंपल। तो x की वैल्यू आ गई 3। पूछा गया इसने भिन्न क्या थी, तो नीचे था x, तो नीचे था 3, और ऊपर क्या था? उससे 2 कम, यानी 1 था। तो 1/3, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो दो संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है? 5 है। उनका गुणनफल 336 है, तो x × y कितना है? 336 है, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर ये दोनों संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर पूछ लेता तो आसान हो जाता है ना, फिर इसका स्क्वायर कर देते हम। अभी ये बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बहुत लेंदी जाएगा। तो भाई मैं इसको कैसे करने की ट्राई करता हूँ, मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ, जिस जिस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ ना इस सवाल को सॉल्व करने की। हमें पता है ये ना मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें दोनों संख्याओं के फैक्टर्स हैं, ठीक है। मैं इस अगर संख्या को तोड़ने की कोशिश करूँ तो कैसे तोड़ सकता हूँ? देखो, 3 से कटता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 इंटू 3, ठीक है। ये 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 इंटू 4, यानी कि 2 इंटू 2 हो गया, और एंड में 3 भी है। मैं इसके फैक्टर्स कर रहा हूँ, ठीक है। ये कितना हो गया? 7 चौक 28, तो 7 2 इंटू 2, 7 चौक 28 हो गया। तो इसके मैंने फैक्टर किए 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये सब चीज ये ना मैं खुद से सोचता था इस सॉल्यूशन को, इस तरीके से जो सवाल आते हैं ना, ये मैं खुद से सोचता था, पहले भी आते थे सवाल। पहले क्या, ये बहुत बार आते हैं सवाल। तो मैं इसको किस तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, ये देखो आप। मैं इसमें क्या करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मेरे को पता है इंटू हुआ है दोनों संख्याओं का, तो इसमें दोनों संख्याएं हैं ना। जब दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किया है तो इस वाली चीज में दोनों संख्याएं हैं। अब मुझे बस ये देखना है कि वो दो संख्याएं, कौन सा पेयर है उन दो संख्याओं का जिसका डिफरेंस 5 हो। जैसे मैं कोशिश करता हूँ, इन पहले वाली को ले लेता हूँ, तो ये कितना हो गया? 8 7 56, 3 दूनी 6, 56 और 6 का तो डिफरेंस ज़्यादा हो गया। अब मैं इनको ले लेता हूँ,
कलर बदल देता हूँ है ना। हाँ, अब इनको ले लेता हूँ मैं। 7 चौक 28, और ये कितना हो गया, 4 तिया 12। 28 और 12 का डिफरेंस 5 नहीं हो सकता, नहीं। अब क्या कर सकते हैं हम, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 7 दूनी 14। 24 और 14 का भी नहीं हो सकता। तो हम बीच वाली संख्याओं को ले लें। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 7 तिया 21। 16 और 21 आ गया डिफरेंस, आंसर आ गया 16 और 21। और पूछा गया दोनों संख्याओं का योग, 16 और 21 कितने हो गई, 3 और 7 37। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, जिस पे ऑलरेडी हमने टिक लगा दिया, हालांकि हमने इस पे टिक लगाया था, इस पे। और आंसर भी टिक लगा हुआ है। आप देखो समझ पाए मैंने क्या किया। मैं क्या करता था, मतलब मैं क्या करता हूँ इस तरह क्वेश्चन में, कोशिश क्या रहती है कि जो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है ना, उसको मैंने तोड़ दिया, और मुझे पता है कि क्योंकि मैंने दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया है, तो वो दोनों संख्या यहाँ पे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैं इसमें से पेयर बनाने की कोशिश करता हूँ, जो कि ये मेरे को बता दे कि जिनका डिफरेंस जो है ना उन संख्याओं का 5 आना चाहिए। तो मैंने पेयर बना के देखा, तो 7 या 21, और ये 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 21 और 16 दो पेयर ऐसे बने जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो 21 और 16 को जोड़ना था, 37 आ गया। आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके देखना, हालांकि टाइम बहुत कम है, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। ज़्यादा फ्लो में बह चुके हैं हम। 8% साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया है रवि ने, एक 5 वर्ष के बाद उसने इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में इतने रुपए का भुगतान किया, तो मूलधन कितना है ये बताना है भाई। 5 वर्ष बाद उसने इतने रुपए ब्याज दिए। एक वर्ष में 8% देता है, तो 5 वर्ष में 40% देता है, और 40% की वैल्यू दे रखी है 6400। और जो धन होता है, मूलधन होता है, वो 100% होता है। इसकी वैल्यू निकालनी है, 0 से 0 खत्म। 4 एकम 4, 4 6 24, 1 2 3, 16,000। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है। 40% की वैल्यू दे रखी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक आयत की आसन्न भुजाएं, जो बराबर की भुजाएं ना, ये आयत है, इसकी जो आसन्न भुजाएं ये वाली, इनका रेशियो दे रखा है 3 और 2, तो बड़ी वाली 3 होगी ये, तो मैंने इनको एस ऐसे मान लिया, 3x और 2x। और उसका परिमाप दे रखा है 60, तो परिमाप आपको पता है कितना होता है, ये भी 2x हो जाएगा, और ये सामने वाला 3x हो जाएगा। तो 3 3 6, 6 और 4 10। तो 10x की वैल्यू दे रखी है आपको 60, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो L×B होता है क्षेत्रफल। तो ये कितनी हो गई, 6 दूनी 12, और ये कितनी हो गई, 3 6 18। तो 18 × 12 कितना हो गया, 18 दूनी 36। और एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 6 है, कर दो पूरा, 18 का 18 और 3 21। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ये क्या हो गया भाई, बचिए। मैं कह रहा यार 1.5 घंटा खराब हो जाता है मेरा, मेरे को लगा कि क्लोज हो गया ये। कीबोर्ड का कोई बटन दब जाता है ना, तो ऐसे हो जाता है फिर। बहुपद इतने की कोटि 15 और आर का मान ज्ञात कीजिए। कोटि तो, कोटि घात कहना चाह रहा है क्या, कोटि तो पावर होती है ना। द ऑर्डर ऑफ द पोलिनोमियल, ऑर्डर ऑफ द पोलिनोमियल, ऑर्डर क्या होता है भाई। कोटि है तो आर का मान बताना है, तो 5 2। अच्छा, ये वैसे भी देखो, ये और ये और ये आर तो वैसे भी वही दे रखा है ना, पावर दे रखा है। तो आई थिंक कोटि जो घात को ही कहते हैं, पावर को ही कहते हैं आई थिंक। ठीक है, क्योंकि वो आर की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब आर तो भाई पावर ही है ना, पावर के हिसाब से देखें। अगर ये तीनों की पावर का योग अगर 15 है, तो आर कितना होना चाहिए, 5 और 2 7, और 8 15 होना चाहिए। तो ये सी में 8 है भी, तो भाई इसको यही मानते हुए चलेंगे, अगर गलत हुआ तो देखेंगे। टाइम बहुत कम, जल्दी से करते हैं उसको, है ना। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 176 किलोमीटर की दूरी इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अगले इतने की दूरी इतने की चाल से तय करता है। यात्रा के पहले इतने किलोमीटर की दूरी के लिए लगभग औसत चाल कितनी है, 240 किलोमीटर की दूरी के लिए चल कितना रहा है टोटल, ये 176 और ये 180, 240 ही तो चल रहा है भाई। तो 176 किलोमीटर की दूरी 16 की स्पीड से चल रहा है, तो कितना टाइम ले रहा है आपको पता है। एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड होता है, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस 240 का है, ठीक है, अपॉन में टाइम कितना लग रहा है ये देखना है। 16 की स्पीड से इतने डिस्टेंस चल रहा है, तो 16 × 16, 16 × 16 11 यहाँ पे लग गया इसको। और 64 किलोमीटर 32 की स्पीड से 2 घंटे यहाँ पे लग गए, तो 13 घंटे में इतना चल रहा है ये। तो 13 × 13, 13 दूनी 26, 13 × 13 कितना बचा, 7, 11 बचा, 110, 13 8 104। तो 18 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, केवल 18 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें। एक GW बराबर 100 मिलियन वॉट जनसंख्या मिलियन में दी गई है।
एक GW बिजली की खपत है, GW। तो GW तो आई थिंक गीगावाट होता है ना, शायद, पता नहीं। तो क्या बोल रहा है, बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है, प्रति व्यक्ति खपत 2016 में। तो भाई 2016 में 30 मिलियन वाट। जनसंख्या भी मिलियन में दी गई है, और 1 GW का मतलब है 100 मिलियन वाट। तो 2016 में कितना प्रति व्यक्ति खपत हो रही है, तो टोटल बिजली की खपत कितनी हो रही है 2016 में, 40 इंटू 100 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। अपॉन में लोग कितने हैं, 30 मिलियन। तो मिलियन से मिलियन कट गया है ना, जीरो से जीरो कट जाएंगी। तो ये जीरो से ये गिरो, 400/3। तो कितना रहेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 133.33। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है ना ये। हाँ, ये लास्ट है। क्या बोल रहा है ये, उच्चतम तथा निम्नतम आय वाले सदस्य के वेतन के का अंतर बताना है। तो ये परसेंट अर्न, ये वेतन दे रखा है इनका। 4 सदस्य वाले एक परिवार की कुल वार्षिक आय दे रखी है। उच्चतम और निम्नतम के बीच में अंतर बताना है, तो 33 और 20 के बीच में अंतर हो गया 13%। लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू दे रखी है, और ये परसेंट में दे रखा है ना, परसेंट अर्नड। तो 12 लाख का 13% निकालना है ना, 12 लाख का 13%। तो इसमें कितनी जीरो आएगी, 1 2 5 जीरो आएंगी, तो 2 से कट जाएंगे, 3 जीरो बचेगी। 2 से 5 में से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 बचेंगी। तो 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 2 15, उसके आगे 3 जीरो, तो 15 के, ये ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जा भाई, नीचे आ जा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए GS आ गया। भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया था, अब बताओ यार, इस क्वेश्चन को पहले से देख के आने की जरूरत है क्या? क्या ये आप सपनों में नहीं बता सकते? 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, इंदिरा गांधी जी के समय में किया गया, स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। 98 में दूसरा किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में किया गया, और जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। हाल ही में अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और मेटा ने किस क्षेत्र में समझौता किया है? अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और मेटा ने साझेदारी की है किस क्षेत्र में? टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। भाई अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग दोनों इसमें है, तो मेरे हिसाब से तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होना चाहिए ना भाई। सिंपल बात है, जब नवाचार मिशन उसमें शामिल है, नीति आयोग भी इनोवेशन के लिए काम करता है, तो ये तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान। भारत छोड़ो आंदोलन में जो ब्रिटिश सरकार ने जो वो चलाया था, कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन 0R। आपको पता होगा ना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे जो गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिशर्स ने आंदोलन चलाया था, उसको कहते हैं ऑपरेशन 0R। ठीक है। बाकी याद रखना, 1942 का आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, और इसको अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। UPSC में पूछा गया था एक बार, अगस्त आंदोलन करके। ठीक है, याद रखना है। भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? पद्म संभव के सम्मान में मनाता है हेमिस महोत्सव। देखो, ये तो आपने सबने पढ़ा होगा, हेमिस महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। पर ये किसी ने नहीं जानने की कोशिश की हुई कि मतलब ये किसके सम्मान में मनाया जाता है। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था, पद्म संभव। तो इसलिए कैच करने वाली चीज़ें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को बंद कर दिन भारत की के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था। बिल्कुल, इसमें समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए थे, तो इसमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया था ये बताना है। परिवहन नियोजन, वन, शिक्षा, रेलवे। अभी देखो, अगर मान लो आपको नहीं पता, चलो मान लो आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मान लो इसमें ये बोल रहा है समवर्ती सूची में कौन सा जोड़ा गया था। अब ये बताओ, रेलवे के समवर्ती सूची का हिस्सा है क्या? रेलवे तो सेंटर का पार्ट है ना, सिंपल। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंधित है? पता नहीं है। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय मतलब ओपन सी पोर्ट है, वो हमारा है आ, मुंबई और विशाखापट्टनम तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक है, तो चेन्नई है। ओपन सी पोर्ट है ना। हाँ, चेन्नई है, और ये सबसे बड़ा आपका वो भी है, कृत्रिम बंदरगाह भी। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो औरंगजेब के बाद इनके 3 पुत्र थे, आपको पता होगा। तो उसमें से एक का नाम कौन था? तीनों में संघर्ष हुआ, इसमें से एक का नाम क्या था? मुअज्जम, मुअज्जम करके नाम था, वो जीत गया था। वो बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि के बाद, मतलब उपाधि लेके उस पर बैठा, और 1707 से 12 तक वो रहा था। उसके बाद कौन आया था? जहांदर शाह, फिर फर्रुखसियर, और आपको ये सब आपको पता ही होगा वो सब। ठीक है। स्वान 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 की फुल फॉर्म पूछ रहा, पता नहीं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। गेवरा खदान जो एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने की कगार पर है, किस राज्य में है?
एशिया की सबसे बड़ी खदान, कोयला खदान, देखो मध्य प्रदेश में कोयला खदान मुझे नहीं लगता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी नहीं होना चाहिए सबसे बड़ा खदान। झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है कोयला पाया जाता है, तो आई थिंक यहीं पे होना चाहिए, मुझे पता नहीं है बट गैस कर रहे हैं हम, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित, अब बताओ बिरजू महाराज को भी आपको यार बताओ, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे क्या इसमें भी आप? हद हो गई। मैं मैच करना है इसमें, क्या बोल रहा है? लिस्ट ए, लिस्ट भी दे रखी है, क्षेत्र दे रखा है और खनिज दे रखा है। नेल्लोर, नोआमुंडी, कालाहांडी, खेतड़ी। खेतड़ी तो संबंधित है तांबे से। खेतड़ी में तांबा पाया जाता है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है ना, उसमें दिया हुआ है, और शायद ये उसमें आया था सीएपीएफ के, उसमें भी आया था संबंधित ऐसा कुछ क्वेश्चन। रानीगंज और ऐसे करके जो क्षेत्र थे उससे मिलान करना था, ऐसी सेम क्वेश्चन था। खेतड़ी तांबे से होना चाहिए, तो डी का भाई 3 होना चाहिए। ये एक साथ दे रखा है कि मिलान करने के लिए, डी का 3 तो वैसे भी यहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित कौन सा है भाई? दिख रहा है आपको? सिंपल एक ही है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित दिख रहा है जो आर्टिकल। कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? अब बताओ यार, इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत क्या, मतलब क्या बोलूँ मैं। जब अवध राज्य का जो आप पढ़ते हो विलय करा लिया गया था, तब भी तो आप पढ़ते हो ये, आप मेरे साथ साथ आपके नोट्स में भी जरूर होगा ये। सादत खान ने अवध की जो है स्थापना की थी 1700 समथिंग में, 1722 समथिंग में। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सबसे प्रथम, पृथ्वी की सतह पर जो आता है वो होता है आपका अधिकेंद्र, एपिसेंटर। जो पृथ्वी के अंदर होता है वो होता है आपका हाइपोसेंटर, अवकेंद्र। भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था, किसने किया था? बहुत फेमस, बहुत फेमस कहानियां भी बताई जाती है यूट्यूब पे, आपने शॉर्ट्स वगैरह में भी देखा होगा, मैंने देखा था एक बार। तो उसमें कुछ उनकी बहुत पुरानी इंटरव्यू की वीडियो थी, उसमें वो बता रहे थे कुछ कि इसी के संबंध में कि लाल किले पर उन्होंने पहली बार शहनाई बजाई थी। ठीक है। बिस्मिल खां, उस्ताद बिस्मिल खां, बिस्मिल्लाह खां। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन मतलब ये तो बहुत बार पूछा गया, 10 राग युद्ध किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। बट लड़ा किसके किनारे गया था? रावी नदी के किनारे पे। रावी किसको कहते हैं? पुरुषनी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर है? शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पे है भाई? राजस्थान में है, जोधपुर। तो शुष्क क्षेत्र तो राजस्थान में होना चाहिए ना अनुसंधान करने के लिए। हम्पी को डैश द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? विश्व विरासत स्थल है यार, बताओ। विश्व विरासत स्थल तो यूनेस्को वो करता है ना, डिक्लेयर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भाई, अगर आपको इम्प्रेस करना है महिलाओं को तो ये ज़रूर याद रखना है कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। किसे भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन के ऐसे किसी राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करने का विवेकाधीन अधिकार दिया गया है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं? संविधान ने 5वीं अनुसूची के अधीन किसे राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद नियुक्त करने का अधिकार दिया गया? राज्य में 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति होना चाहिए आई थिंक। 5वीं 6वीं अनुसूची के तहत वैसे भी वही जो क्षेत्र होते हैं वही निर्धारित करता है राष्ट्रपति। टिटनेस का रोग निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस नामक रोग निम्नलिखित निम्न नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस को हम लॉक जो के नाम से भी जानते हैं, पहले भी पूछा गया बहुत बार। कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो भाई वो कौन सा चैनल है? 10 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है 8 डिग्री मिनिकॉय मालदीव को करता है, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप को करता है। ये सब याद होना चाहिए आपको। शाहनामा किसने लिखा? फिरदौसी ने। इंपॉर्टेंट। सीमा पार लेन देन के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया, ये शायद टेक्स्ट बुक में आया तो था, अभी बाद में देखेंगे, इसको पता नहीं है। कौन सा रसायन का उपयोग धोने के सोडे के रूप में? धावन सोडा जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, और खाने का होता है बाइकार्बोनेट। दंतवल्क, टूथ इनेमल, सबसे कठोर जो वो है भाग शरीर का, एक कैल्शियम यौगिक के रूप में बना है। किस एक कैल्शियम यौगिक? ये होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, वैसे ही काम करेगा जैसे करता है वाटर विल एक्ट लाइक पता नहीं यार, बाद में देखेंगे। गतिमान वस्तु की रेखीय संवेग दोगुना कर दे यार, साइंस के क्वेश्चन नहीं पता हमें। आईपी पते को परिभाषित करता है, आईपीवी प्रोटो, यार क्या क्या दे रखा है। सेबी के 11वें चेयरमैन, यार लगातार ऐसे क्वेश्चंस क्यों दे रहे हो भाई करंट अफेयर का। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, प्रक्षेपण केंद्र है ये। गोल्डन राइस, ये तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा।
अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल का पादक है जिसमें समाविष्ट जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है? विटामिन ए होता है इसमें, विटामिन ए का भी वो होता है, एक इसमें वो होता है ना, बीटा करके कुछ वो होता है, देखेंगे यार बाद में। चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनर अभियान का नाम क्या था? चांद पर मानव तो भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो अपोलो 11 से गए थे ना, तो यही होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। श्रम संगठन की स्थापना, अभी देखते हैं इसका ना ये क्वेश्चन। विद्रोह का परिणाम नहीं था 1857 का। साम्राज्य में ताबूत की अंतिम कील बिल्कुल साबित हुआ। मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूल दूसरित कर दी। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसका ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। ईसाई धर्म का प्रसार एक कारण था, परिणाम नहीं था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी है? 3 साल और 70 वर्ष। ये अभी 2019 में अमेंडमेंट करके 5 से 3 साल कर दिया, ठीक है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, पता नहीं, करंट अफेयर। जल के लिए पीएच मान होता है, जल के लिए पीएच मान होता है उदासीन, लगभग 7 के आसपास उदासीन होता है, ठीक है। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन किसकी बुक है, पता नहीं भाई। अभी हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे ना पीछे, जो हमारे स्किप कर दिया अभी हमने। एक था ना इंटरनेशनल, उसमें जो डेट्स दी गई हैं, हाँ ये मेरे पेपर में ही आया था एज इट इज़। शायद ये सीपीओ या सीजीएल में आया था, किसी में मेरी शिफ्ट में ही था, ये मेरे एग्जाम में आया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संगठन की स्थापना हुई। श्रम संगठन की स्थापना हुई थी आपकी 1999, 99 कह रहा हूँ, 1919 में, ठीक है, 1919 में, ठीक है। और इसका वो भी आता है श्रम दिवस जो मई में मनाया था ना, वो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, क्या रह गया भाई, नीचे आ जा। अरे भाई आज स्क्रॉल नहीं हो रहा। चलिए, इसको देखें क्या क्या रह गया इसमें। जनरल अवेयरनेस में अभी तक हमने 31 क्वेश्चन कर दिए और मोस्टली सारे ही सही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो जो आते थे वही क्वेश्चन किया, और आपको पता है देखो आसान आसानी क्वेश्चन थे। अब इसमें आप कुछ भी बोलते रहोगे, जीएस के क्वेश्चन यहाँ से देखे वहाँ से देखे, पहले देख लिए बाद में देख लिए। अब इतने आसान क्वेश्चन को देखने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि मतलब क्या ही देख के आना है पहले से। इजी क्वेश्चंस थे, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस थे नहीं ये वाले, ठीक है। तो पेपर आज का बहुत ज़्यादा आसान पेपर था, कोई ज़्यादा इसमें कुछ टिपिकल जैसा कुछ था नहीं, डिफिकल्ट चीज़ें मुझे तो लगी नहीं। इजी पेपर था। लेट्स सी क्या रहता है रिजल्ट। अबे यार, इजी पेपर में भी अगर हम 86 ला रहे हैं तो कैसे काम चलेगा भाई। इजी पेपर में तो ज़्यादा आने चाहिए ना। हमारे 86 मार्क्स आए हैं इसमें, और इसमें हमारे 3 क्वेश्चन अभी भी गलत हुए हैं। क्या यार, अभी तो हमने तुक्का भी नहीं लगाया कुछ, इसमें कैसे गलत कर सकते हो भाई तुम। 6741 बच्चों ने अभी तक पेपर दिया है और उसमें आपकी रैंक ये है, और 86 मार्क्स आए हैं। अगेन 87 करेक्ट हुए, 3 कौन से गलत हुए हैं भाई, अब देखना पड़ेगा हमें। इसको हटाते हैं पहले, इसको हटा दिया। सेक्शन वाइज देख लेते हैं पहले, इसमें ये जो है इसका हमारा सेक्शन वाइज है। इसमें देखिए हमारे कौन कौन से गलत हुए हैं। जनरल अवेयरनेस में भी एक गलत हो गया भाई, अभी तो हम तुक्का मारे ही नहीं थे यार। जनरल इंटेलिजेंस में हमारे 2 क्वेश्चन गलत। ओ माय गॉड भाई, रीजनिंग में हमारे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है ये तो। मैथ्स में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो जो हमें समझ में नहीं आया था उसको अभी देखेंगे। और 29 क्वेश्चन किए, 29 करेक्ट हैं। जीके में हमने 30 करेक्ट क्वेश्चन किए, 31 अटेम्प्ट किए थे। अब ये देखते हैं कि हमने गलत कौन सा क्वेश्चन किया है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज जो स्कोर है। अब हम देखते हैं इनकरेक्ट, सबसे पहले इनकरेक्ट देखेंगे कौन सा है। अरे भाई ये क्या है, इनकरेक्ट क्वेश्चन ऐसे दोगे क्या आप? ये क्या है भाई, इसको बदलना था, तो भाई इसमें कैसे ये गलत हो गया, एक बार देखें दोबारा। इंटू और माइनस, इंटू और माइनस को बदलें अगर आपस में आप, तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो 2 पंजे 10, 5, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, प्लस 8, और 8 तिया 24 हो गया, 240, और -5, तो माइनस से प्लस का गया तो 240 तो बनेगा भाई। इसने क्या दे रखा है, देखिए नीचे इसमें। इंटू और माइनस ही तो चेंज कर रहा है भाई, ये इसमें नया क्या कर। ओ माय गॉड यार, ये तो स्कैम कर रहे हैं भाई ये लोग तो। हमने इसको क्लिक हमने इसको क्लिक किया है ठीक, और इन्होंने ये वाला ठीक माना है, बताओ दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है क्या? कुछ अंतर नहीं दिख रहा भाई। ये इन्होंने थोड़ा सा एरर कर दिया इसमें ऑप्शन इन्होंने, या फिर यहाँ पे डिवाइड कहना चाह रहे होंगे इंटू की जगह, या माइनस की जगह डिवाइड कहना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो इन्होंने इसमें ऑप्शन में एरर किया। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा गलत नहीं है, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन भी हमारा सही है, तो 1 नंबर और बढ़ा लो, 88, ठीक है।
इसमें दूसरा क्वेश्चन कौन सा गलत है रीजनिंग में, इसको देखें भाई। ओ, ये तो भाई गलत हो सकता है, क्योंकि हमें ट्रायंगल काउंट करने में गलती कर दी होगी, तो भाई ये गलत हो सकता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जो भी हो वो आप देख लेना, ये रहा इसका सॉल्यूशन। पॉज करके पढ़ लेना जो भी है, मैं पढ़ना नहीं चाहता इसका सॉल्यूशन, टाइम खराब नहीं करता मैं इसमें, ये ट्रायंगल वगैरह काउंट करने में। अनअटेम्प्टेड को देखते हैं भाई, हमने कौन सा अनअटेम्प्ट छोड़ा है। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था भाई, इसमें हमारी क्या गलती आ रही थी, नीचे 19 नहीं आ रहा था, है ना। इनका सॉल्यूशन ही देख लेते हैं पहले क्या है। 3 और 8 तो शायद हमारा भी आ रहा था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, 4 पुरुष 2 लड़की, लड़के काम कर, एक सेकंड, 4 पुरुष 2 लड़के थे, 20 लड़के थे, ये तो 20 लड़के थे भाई। और यहाँ 4 पुरुष 2 लड़कों का क्यों निकाल रखा भाई तुमने, ऐसा करोगे क्या अब, इन बच्चों के साथ ऐसा करोगे क्या आप? टाइम खराब करोगे क्या बच्चों का, बताओ यार, ये भी गलती है इनकी, देखो ये भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, ये इनकी गलती है, ठीक है भाई, इनकी गलती है। इन इसने क्या कर दिया यहाँ पे, इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये 20 लड़के लिख दिए, जबकि यहाँ पे 2 लड़के था, ठीक है। 2 लड़कों के हिसाब से निकालना था इसको। इंग्लिश में भी 2 ही दे रखा है कि नहीं, इंग्लिश में 20 दे रखा है, हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा था यार सवाल। तो अगेन एक और नंबर प्लस कर दो आप इसमें, तो 87 करेक्ट थे हमारे, और 89 अब हमारे करेक्ट हो गए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन गलत हुआ है हमारे पास, ट्रेंगल वाला, है ना। अब उसमें देख लेते हैं भाई, हमने जीके में कौन सा गलत किया, जीके का भी तो था ना एक हमारा, ओवरव्यू कहाँ गया। जनरल अवेयरनेस में हमारा एक क्वेश्चन गलत हुआ है, तो भाई कौन सा गलत हुआ है ये देखें। जनरल अवेयरनेस में हमारा एक क्वेश्चन गलत हुआ है। केवरा खदान जो एशिया की सबसे बड़ी खदान, ये कहाँ पे है भाई। ओ, ओ ये तो छत्तीसगढ़ में है भाई। वैसे झारखंड तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, तो इस वजह से मैंने झारखंड पे लगाया कि सबसे बड़ी खदान भी शायद यहीं होनी चाहिए। ओके, कोई नहीं भाई, छत्तीसगढ़ है, याद रखना, इस क्वेश्चन को याद रख लेना भाई। कोल इंडिया की सहायक कंपनी ने गेवरा खान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बनने के लिए तैयार है भाई। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में गारंटीड देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। गेवरा खदान कहाँ पे है, उसमें छत्तीसगढ़ में, ठीक है भाई। जीएस में क्योंकि बहुत आसान आसान सवाल थे, अब आप अगर ये कहो ना कि ये जीएस के ये वाले क्वेश्चन भी करने लायक नहीं थे, तो भाई फिर आप कुछ भी कमेंट करो, मैं कुछ ही नहीं कह सकता, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चंस अगर आप कहो तो भाई क्या ही बोले हम। ये हमने देख लिया अनअटेम्प्ट वाला मैथ्स का कौन सा था, हाँ ये हमने देख लिया, ये भी इनकी गलती थी, हमारी गलती नहीं थी ये। जीएस के देखते हैं हमने कौन कौन से छोड़े हैं। अब मैं इनका ना केवल आपको आंसर दिखाता चलूंगा, अब पूरा एक्सप्लेनेशन का टाइम अभी है नहीं इतना, ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है, वीडियो अपलोड भी करेंगे अब। हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंधित है एड्रिलिन, ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वान की फुल फॉर्म, भाई ये पहले भी शायद किसी में आया था, तो ये याद रखना है, स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ सीमा पार लेन देन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, इंडोनेशिया के साथ, ये मेरे को याद था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में पानी में हवा का बुलबुला जैसे वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, इसमें नई बात क्या है, क्वेश्चन क्या है ये, जैसे वैसे ही काम करेगा ना जैसे करता है, क्या है इसमें नया। एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक, अच्छा किसकी तरह ये रिएक्ट करेगा ये बताना है आपको, ठीक है, अवतल लेंस की तरह करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई साइंस का क्वेश्चन है, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, गुनाह है मेरे लिए साइंस का क्वेश्चन पढ़ना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है, ये देख लो भाई, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लो। ये क्या है भाई, सेबी के 11वें चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, याद रखना है, ठीक है। मैं भी करंट अफेयर नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरे को नहीं पता करंट अफेयर का कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, रियो डी जेनरियो में, ब्राजील के, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था ये जो हमने छोड़ा है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, कविता राय की बुक है, अब भूल मत जाना, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई नेक्स्ट, अच्छा इतने ही हमने स्किप किए थे बस, ठीक है। तो चलिए ये था आज का मॉक, बहुत इजी सा मॉक था, आसान मॉक था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो थी नहीं इसमें।
ठीक है, फिर भी अगर बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। ठीक है ना। तो चलिए फिर ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपने लगाया होगा तो आपको भी इजी ही लगा होगा, अच्छे क्वेश्चंस तो एज सच, मतलब अच्छे के अच्छे ही हैं सारे क्वेश्चंस। यही क्वेश्चंस घूम फिर के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये था आज का मॉक टेस्ट जिसमें हमने ये किया, ये हमारा रहा परफॉर्मेंस। ठीक है, जिसमें हम 87 में +2 करेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन इन्होंने एरर दे रखा है, 89 हमारे करेक्ट हुए हैं। और ये हमारा रहा है सेक्शन वाइज स्कोर। ठीक है, तो चलिए ये था आज का मॉक टेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।